कहते हैं कि एक मजबूत मीड़ दो अच्छे पड़ोसी बनाती है। और ये बात सिर्फ हमारी ज़मीन संपत्ति या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर ही नहीं बल्कि हमारे निजी रिश्तों पर भी लागू होती है। आज की कहानी इस मीड़ का सम्मान ना करने की कहानी है। 19 सितंबर वर्ष 1960 प्रधानमंत्री नेहरू अपनी पारंपरिक सफ़ेद अचकन और उसके बटन होल में एक गुलाब लगाए हुए कराची के हवाई अड्डे पर उतरते हैं। भारतीय प्रधानमंत्री को कई मोर्चों पर अटकी गतिरोधों पर चर्चा करनी थी और उन्हें उम्मीद थी कि सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर से भारत और पाकिस्तान के बीच ठंडे रिश्तों में कुछ गर्मजोशी जरूर आएगी। एक दोपहर कराची में राष्ट्रपति भवन के लॉन पर विदेशी राजनयिकों और पत्रकारों की भीड़ इकट्ठी थी। दरअसल वो सब एक ऐतिहासिक समारोह के साक्षी होने आए थे। एक पॉलिश्ड टीक की मेज पर एक शामियाने के नीचे पाकिस्तान के राष्ट्रपति और फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खान बैठे हुए थे और उनके दाईं ओर प्रधानमंत्री नेहरू। दिन भर उनके साथ रहा उनके अचकन के काजों में फंसा गुलाब संधि पर हस्ताक्षर करते समय गायब था। ये पूरा दशक पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता का दशक था। 1951 में पहले प्रधानमंत्री लियाकत खान की हत्या के पश्चात 6 प्रधानमंत्री आए और आखिर में फ़िरोज़ खान नून का तख्ता पलटकर अयूब खान ने अपनी सत्ता काबिज़ की थी। अब नेहरू, जो कि एक लोकतंत्रवादी थे, खुद को सैन्य तानाशाह अयूब के साथ कंधे से कंधा मिलाकर देख रहे थे और सतर्क आशावाद के साथ सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर करने को तैयार थे। एक तीसरा पक्ष भी था जो कुछ राहत में था, इंटरनेशनल रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक के उपाध्यक्ष सर विलियम एलिफ, जिन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच मुश्किल वार्ता हेतु किसी मिडवाइफ की तरह अपने 8 साल खर्च किए थे। विभाजन के बाद कई अनसुलझे मुद्दे थे, लेकिन सिंधु नदी प्रणाली विशेष रूप से विवादास्पद रही थी। पंजाब की नदियों या नहरों का पानी का बंटवारा, जो अब पूर्वी पंजाब यानी कि भारत से पश्चिमी पंजाब यानी कि पाकिस्तान की ओर बहता था, नेताओं और इंजीनियरों के लिए एक बड़ी चुनौती था। जल विवाद समाधान के लिए मध्यस्थता, अमेरिका कनाडा मॉडल्स के संयुक्त आयोग जैसे विकल्प और कई अन्य प्रस्ताव सामने आए, लेकिन फिर भी गतिरोध दूर नहीं हो सका। पाकिस्तान ने इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में लेकर जाना चाहा, जबकि नेहरू सभी विवादों को आपसी बातचीत से सुलझाने की अपील करते थे। पाकिस्तान कभी भारत के साथ सीधी वार्ता को व्यावहारिक नहीं मानता था जब तक कि अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थ न हो। शायद पाकिस्तान को लगता था कि बिना विकसित देशों की मोहर के इस संधि में कोई लेजिटिमेसी नहीं आएगी और भारत बेझिझक इसे मानने से कभी भी इनकार कर सकता है। जल विवाद लंबा खिंचता गया, इसलिए वर्ल्ड बैंक ने दोनों देशों की सहमति से अंततः हस्तक्षेप किया। वर्ल्ड बैंक इसलिए क्योंकि एक तो ये मुद्दा सिर्फ राजनीतिक न होकर आर्थिक और नवनिर्मित देशों के विकास से जुड़ा हुआ था। दूसरा कि इन कामों के लिए अनुदान और ऋण का काम भी वर्ल्ड बैंक को करना था। और तीसरा कारण शायद ये था कि वर्ल्ड बैंक का इस तरह के मुद्दों को लेकर एक इतिहास भी रहा था। दरअसल सिंधु जल संधि विश्व बैंक की पहली मध्यस्थता नहीं थी। 1951 में उसने ईरान और ब्रिटेन के बीच तेल उद्योग के राष्ट्रीयकरण विवाद में मध्यस्थता की थी, हालांकि उसे कोई सफलता हासिल नहीं हुई थी। 1954 से 56 के बीच विश्व बैंक ने मिस्र, अमेरिका और ब्रिटेन के बीच नील नदी पर बांध परियोजना को लेकर वार्ता कराई। 1958 में उसने संयुक्त अरब गणराज्य और स्वेज नहर कंपनी के बीच भी मुआवजे पर समझौते कराने की कोशिश की थी। भारत जैसे नव स्वतंत्र देश जो पूंजी पलायन से आहत थे, विश्व बैंक को पूंजीवादी संस्था मानकर शंका से देखते थे। लेकिन भारतीय इंजीनियरों और नौकरशाहों ने व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाया। उन्होंने वैचारिक बहस के ऊपर उठकर विज्ञान, तकनीक और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का लाभ उठाना बेहतर समझा। लेकिन फिर भी नेहरू पाकिस्तान के साथ परेशान रिश्तों के बावजूद द्विपक्षीय समाधान पर हमेशा जोर देते रहे। धर्म के नाम पर बंटवारे के बाद अपनी सीमाएं खींचते हुए हमारे पड़ोसी मुल्क ने 2 बड़े सबक सीखे थे। पहला सबक 1971 में, वो ये कि धर्म से बड़ी होती है भाषा और संस्कृति, और दूसरा सबक जो वो हर दिन सीखता है वो ये कि भाषा और संस्कृति से बड़ा होता है भूगोल। इसलिए अब हम अपना ध्यान थोड़ा भूगोल की तरफ लेकर चलते हैं। भूगोल और नदीदृश्य क्षेत्र के प्राकृतिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रतिक्रियाओं को
दिशा देते हैं। सिंधु बेसिन का प्राचीन सभ्यता, आधुनिक सिंचाई और भू राजनीतिक पर गहरा प्रभाव है। हिमालय से निकलकर अरब सागर में गिरने वाली ये नदी प्रणाली उत्तर पश्चिम भारत और पाकिस्तान में फैली हुई है, जबकि इसका लगभग 13% क्षेत्र अफगानिस्तान और चीन के तिब्बत में आता है। मुख्य सिंधु नदी 2000 मील लंबी है और इसमें भारी मात्रा में तलछट बहकर आता है। सन 1819 के भूकंप के कारण इसका मार्ग बदल गया था और अब इसका प्रवाह धीरे धीरे पूर्व की ओर शिफ्ट हो रहा है। पूर्व दिशा में इसमें 5 प्रमुख सहायक नदियाँ झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज मिलती हैं, जिनकी कुल लंबाई लगभग 2800 मील है। पश्चिम में इसमें काबुल और कुर्रम नदी जुड़ती है, जो लगभग 700 मीटर लंबी है, किंतु अधिकांश समय ये सूखी रहती हैं। सिंधु बेसिन में उपलब्ध जल नील नदी से भी अधिक है और पिछले 4000 वर्षों में ये क्षेत्र की कृषि और सभ्यता को आकार दे रहा है। पंजाब की सीमा से पहले सिंधु बेसिन में 13 नहरें और 19 हेडवर्क्स के माध्यम से 36 मिलियन एकड़ भूमि की सिंचाई होती थी। हेडवर्क्स यानी जहां से नदी या जल स्रोत का पानी किसी नहर, सिंचाई प्रणाली या पनबिजली परियोजना में मोड़ा और नियंत्रित किया जाता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा एकीकृत सिंचाई तंत्र था, जो बिना किसी बांध के संचालित होता था। केवल पंजाब में ही 26 मिलियन एकड़ भूमि सिंचित थी, जो अमेरिका के 30 मिलियन एकड़ से भी अधिक है। इस प्रणाली की शुरुआत मुगलों ने की थी और ब्रिटिशों ने इसका विस्तार करते हुए भूमि और जल प्रबंधन को आर्थिक प्रशासन से जोड़ा, जिसे साहसी और भव्य कहा गया। 1930 तक लगभग इसमें 30 मिलियन एकड़ भूमि सिंचित हो रही थी और कुल नहरों की लंबाई इतनी थी कि पृथ्वी के 2 बार चक्कर लगा सके। विभाजन ने इस एकीकृत तंत्र को तोड़ दिया। पश्चिमी पंजाब यानी पाकिस्तान को 21 मिलियन एकड़ भूमि और पूर्वी पंजाब यानी भारत को 5 मिलियन एकड़ भूमि मिली। चूँकि नहरें आपस में जुड़ी हुई थीं, इसलिए पानी की कमी होने पर एक से दूसरी नहर में आपूर्ति की जा सकती थी। पंजाब में 40,000 आउटलेट से पानी सटीक रूप से पहुंचता था। सीमा बनने के बाद नई भौगोलिक व्यवस्था उभरी। पश्चिम और पूर्वी पाकिस्तान 1700 किलोमीटर भारतीय भूमि से अलग हो गया था। पश्चिम पाकिस्तान की सिंचाई के लिए सिंधु जल की आवश्यकता थी, जबकि पूर्वी पाकिस्तान को मानसून के प्रबंधन की चुनौती झेलनी पड़ती थी। विभाजन के बाद पाकिस्तान निचले ढाल पर स्थित देश बना और पूर्वी नदियों पर उसका नियंत्रण नहीं रहा। इसे कई नहरें तो मिली, लेकिन भारत के हेडवर्क से पानी रोके जाने का डर हमेशा बना रहा। 1950 के दशक में पाकिस्तान का ध्यान मुख्यतः पूर्वी नदियाँ सतलुज, व्यास और रावी पर केंद्रित था, जबकि उसने पश्चिमी नदियों यानी कि सिंधु, झेलम, चिनाब पर अपना पूरा दावा जताया था। पाकिस्तान का मानना था कि यह सहयोग तभी संभव है जब उसे पूर्वी नदियों का पानी बिना रुकावट मिलता रहे। दूसरी ओर भारत सभी 6 नदियों की सीमाओं से परे एक इंटीग्रेटेड प्लान बनाना चाहता था, जैसे कि रेडक्लिफ के जॉइंट वेंचर पर प्रस्तावित था, लेकिन इसे नेहरू और जिन्ना दोनों ने ठुकरा दिया था। विश्व बैंक की मध्यस्थता के बीच दोनों देशों ने सिंधु बेसिन में उपलब्ध पानी की मात्रा पर लगभग सहमति बना ली थी, लेकिन पानी के बंटवारे पर उनकी राय बिल्कुल अलग थी। पहली योजना में पूरे बेसिन के पानी का आकलन किया गया, जिसमें भारत ने 119 MAF यानी कि मिलियन एकड़ फीट गिना और उसे अपने लिए 20 MAF रखा, जबकि पाकिस्तान ने 118 MAF गिना और 102 MAF की मांग की। ये बेसिन व्यापी दृष्टिकोण बंटवारे के मतभेदों के कारण नाकाम रहा। फिर एक नई योजना आई, जिसमें नदियों को पूर्वी नदियों यानी कि सतलुज, व्यास, रावी और पश्चिमी नदियों यानी कि सिंधु, झेलम, चिनाब में बांटा गया। भारत ने पूर्वी नदियों का 100% और पश्चिमी नदियों का 7% चाहा, जबकि पाकिस्तान ने पूर्वी नदियों का 70% और पश्चिमी नदियों का 100% मांगा। साफ था कि पाकिस्तान ने अधिकतम मांग रखी थी, जिससे बातचीत फिर से अटक गई। सुलह मुश्किल लगने पर विश्व बैंक ने अपना एक प्रस्ताव सामने रखा। पाकिस्तान की पानी की मांग की ज़रूरत को समझते हुए विश्व बैंक ने इन 6 नदियों का बंटवारा किया। इसमें भारत को कुछ समय बाद पूर्वी नदियों का पूरा पानी और पाकिस्तान को पश्चिमी नदियों का पूरा पानी देने का प्रस्ताव था, सिवाय कश्मीर में झेलम के थोड़े से पानी के, जो कि एक अपवाद था। एक संक्रमण काल के दौरान पाकिस्तान को पश्चिमी नदियों से लिंक नहरें बनानी थीं, ताकि पहले पूर्वी नदियों से चलने वाली नहरों को पानी मिल सके। भारत ने इस प्रस्ताव को तुरंत स्वीकार किया,
लेकिन पाकिस्तान फिर भी नाखुश रहा। पाकिस्तान के लिए पूर्वी नदियों का सारा पानी भारत को देना राजनीतिक और आर्थिक रूप से नुकसानदायक था। उन्हें पश्चिमी नदियों से पूर्वी नहरों तक पानी ले जाने के लिए लिंक नहरें बनानी थीं, लेकिन बिना पानी के भंडारण की ये नहरें बिल्कुल बेकार थीं। अध्ययनों से पता चला कि साल भर खासकर कि फसल के समय इन नहरों में पर्याप्त पानी नहीं था। इसलिए इन नहरों के जीवंत रहने के लिए पानी के भंडारण की सुविधा पाकिस्तान के लिए गैर वैकल्पिक थी। इसलिए नदियों के बंटवारे के इतर मई 1956 में विश्व बैंक ने पानी भंडारण सुविधा इस योजना में जोड़ने पर सहमति दी, जो महत्वपूर्ण था क्योंकि सिंधु बेसिन की नहरें बिना बांध के केवल नदी प्रवाह पर नहीं चल सकती थीं। इसी संदर्भ में 1957 में पाकिस्तान ने मेमोर प्लान पेश किया, जिसमें सिंधु पर तरबेला में 5.1 MAF और झेलम पर रोहतास में 2 MAF के जलाशय शामिल थे। एक तीसरा प्रोजेक्ट यानी कि मंगला बांध को अलग रखा गया, क्योंकि इसे पाकिस्तान अपनी फंडिंग से खुद बनाना चाहता था। दरअसल इस योजना में ऊपरी सिंधु लिंक भी था, जो तरबेला को कांशी नदी से जोड़ता था। इसकी लागत $1.2 बिलियन थी, जिसे भारत ने बहुत ज़्यादा आंका और इन परियोजनाओं को अनुचित बताया। भारत की आपत्ति पर बाद में पाकिस्तान ने ऊपरी सिंधु लिंक हटा दिया, लेकिन तरबेला को बनाए रखा। भारत ने कहा कि अब इतना खर्च वो नहीं उठा सकता। दरअसल बाकी देशों के साथ इस योजना के लिए वित्त भारत को भी उपलब्ध करवाना था। उधर पाकिस्तान ने 1957 में मंगला बांध की योजना शुरू की, जो POK के 122 गांव और 42,000 एकड़ को प्रभावित करता था। विस्थापित लोगों को नकद या फिर नहर सिंचित ज़मीन का मुआवजा देने का वादा हुआ। आखिरकार संदेह के माहौल में तीनों पक्षों की वार्ता टूट गई और विश्व बैंक ने भारत और पाकिस्तान से अलग अलग बात करनी शुरू की ताकि ये समझौता हो सके। तब तक पाकिस्तान में नागरिक सरकार की जगह अयूब खान की तानाशाही आ चुकी थी। मई 1959 में विश्व बैंक ने मंगला और रोहतास में 4.75 MAF और 2.10 MAF के जलाशयों का प्रस्ताव दिया, लेकिन तरबेला इस योजना से बाहर था और $600 मिलियन का पैकेज सामने रखा गया। लेकिन पाकिस्तान ने तरबेला के बिना मना कर दिया। अयूब के सलाहकारों ने कहा कि तरबेला बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सिंधु का अतिरिक्त पानी स्टोर करेगा और सिंध की नहरों को पानी देगा। अयूब ने भावनात्मक और रणनीतिक दबाव से विश्व बैंक को मनाया। उन्होंने यूजीन ब्लैक से कहा कि लोग कहते हैं कि अगर प्यास और भूख से मरना है तो लड़कर मरना बेहतर होगा। देश फटने की कगार पर है। हम प्राकृतिक पानी को स्टोरेज पानी से बदलने जा रहे हैं, जो बनते ही सिल्ट से भर जाएगा। इससे हम 10 साल पीछे चले जाएंगे और ये सब पैसा रचनात्मक कार्यों में भी लग सकता था। अयूब ने $740 मिलियन का वादा लिया, जो पाकिस्तान की मांग से कम लेकिन विश्व बैंक के शुरुआती प्रस्ताव से ज़्यादा था। पाकिस्तान की मांग के कारण रोहतास की जगह तरबेला को शामिल किया गया, बशर्ते पाकिस्तान बार बार की लागतों का दावा छोड़ दे। ये समझौता योजना सिंधु बेसिन प्रोजेक्ट बनी। अयूब ने 1968 में तरबेला की नींव रखी, जो तब दुनिया के सबसे बड़े बांधों में से था। 1950 का दशक पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता का दशक था। क्षेत्रीयतावाद, पंजाबी बंगाली उपराष्ट्रवाद, ये सब ने देश में एक अनिश्चितता का माहौल बना रखा था। सेना और नौकरशाही का दबदबा नागरिक शासन पर था और जनता भविष्य को लेकर बहुत असमंजस में थी। स्वतंत्रता के 11 साल में 7 प्रधानमंत्री और 8 कैबिनेट बदले, लेकिन इस बीच सेना का प्रमुख एक ही था। इस असंतुलन ने अयूब को सत्ता में आने की पृष्ठभूमि तैयार की। पाकिस्तान की राजनीति जल विवाद सुलझाने के लिए अनुकूल नहीं थी और 1957-58 के समय में इसमें एक बड़ी रुकावट आई। पाकिस्तान ने जाहिर तौर पर भारत को इसका दोषी भी ठहराया। 5वें प्रधानमंत्री हुसैन सोहरावर्दी का कार्यकाल 13 महीने का था। ऑक्सफोर्ड में पढ़े, रूसी पत्नी वाले और 1946 में बंगाल के अंतिम प्रधानमंत्री रहे सोहरावर्दी एक कंट्रोवर्शियल शख्सियत थे। उनकी विदेश नीति सभी के प्रति सद्भावना दिखती थी, लेकिन भारत के प्रति उतने ही वो विरोधी भी थे। उन्होंने अमेरिका और चीन की यात्राएं की और उनसे करीबी बढ़ाई। पाकिस्तान सीटों और बगदाद पैक्ट का हिस्सा था, जिससे वो अमेरिका से पहले से करीब था। सोहरावर्दी ने इन संबंधों को और ज़्यादा तवज्जो दी। सोहरावर्दी ने पश्चिम समर्थक और कम्युनिस्ट विरोधी नीति अपनाई।
अपने तरीके से वो कश्मीर पर तनाव कम करना चाहते थे। इसी संदर्भ में उन्होंने यूएन में सैनिक तैनाती और सुरक्षा परिषद में भारत को लेकर बहस चाही। जनवरी 1957 में यूएन रेजोल्यूशन 122 पारित हुआ, जिसमें कश्मीर में जनमत संग्रह की मांग थी। ये पाकिस्तान की एक बड़ी जीत थी, लेकिन ये प्रस्ताव सोवियत वीटो की वजह से वहीं रुक गया। सोहरावर्दी ने कश्मीर को जल विवाद से जोड़कर उसका प्रचार करने में एक अहम भूमिका निभाई। उनका मानना था कि कश्मीर पर कब्जे की वजह से पाकिस्तान की नदियों का भाग्य भारत की दरिया दिली पर टिका हुआ है, इसलिए कश्मीर पाकिस्तान की प्रकृति द्वारा तय की गई नियति है। पानी की रुकने की स्थिति में उन्होंने भारत को युद्ध की धमकी भी दी। इस बीच छोटे मोटे युद्ध मोर्चे पर दोनों देश एक दूसरे से टकराते रहे, जैसे कि 1956 में खौसैनीवाला हेडवर्क्स पर टकराव। अमेरिका पाक गठबंधन सोहरावर्दी के लिए बहुत ज़रूरी था। उन्होंने 1954 में रक्षा समझौतों और पैक्ट्स जैसे कि सीटो और सेंटो को समर्थन दिया और अमेरिका को ज़रूरत पड़ने पर सैन्य सहायता के लिए भी मनाया था। तभी राजनीतिक अस्थिरता की वजह से उनके इस्तीफे के बाद ये योजना खटाई में पड़ गई। सोहरावर्दी बंगाली जड़ों और उर्दू भाषी वर्ग के भेद से परेशान थे। इस्तीफे के बाद उन्होंने कहा कि पूर्व पाकिस्तान के लिए कश्मीर या नहर पानी से पहले प्रांतीय स्वायत्तता ज़रूरी है। पाकिस्तान ने एक और अमेरिका और पश्चिमी देशों के साथ सैन्य गठबंधन बनाकर शक्ति संतुलन साधने की कोशिश की, तो दूसरी ओर उसने भारत के खिलाफ एक अलग तरह का मोर्चा छेड़ा, यानी प्रचार का युद्ध। अखबारों, अंतर्राष्ट्रीय मंचों और भाषणों में ये प्रचार किया गया कि भारत पाकिस्तान को दबाने और उसकी जीवन रेखा काटने में लगा हुआ है। इस मुहिम में भारत को एक आक्रामक और अविश्वसनीय पड़ोसी की तरह दिखाया गया, जबकि पाकिस्तान खुद को एशिया का बहादुर और छोटा बेल्जियम बताता रहा। 1952 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान के विदेश मंत्री जफरुल्लाह खान ने कहा कि भारत बार बार पाकिस्तान की नदियों का पानी रोक देता है। हर बूंद पानी वहाँ जीवन मरण का सवाल है। उनकी भावुक दलीलों ने पश्चिमी देशों का ध्यान खींचा और भारत की छवि पर असर डाला। नेहरू ने जफरुल्लाह खान के भाषणों की तीखे शब्दों में नापसंद किया, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान का प्रचार असर दिखाने लगा था। पाकिस्तान में अखबार डॉन लगातार भारत विरोधी संपादकीय छापता रहा और पंजाब प्रांतीय मुस्लिम लीग ने प्रस्ताव पारित किया कि भारत पाकिस्तान की सप्लाई रोककर पंजाब की अर्थव्यवस्था का गला घोट रहा है। पश्चिमी पंजाब के मुख्यमंत्री ने यहाँ तक धमकी दी कि अगर भारत ने नहरों का पानी रोका तो शांतिपूर्ण तरीकों से हटकर कदम उठाने पड़ेंगे। प्रधानमंत्री नजीमुद्दीन ने डच अखबार हेट परोल को इंटरव्यू में कहा कि भारत नई योजनाओं जैसे कि भाखड़ा डैम के लिए पानी मोड़ रहा है। खाद्य और कृषि मंत्री अब्दुल सत्तार पिरज़ादा ने तो संयुक्त राष्ट्र की फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन तक शिकायत पहुंचा दी कि पानी की कमी से पाकिस्तान में अन्न संकट पैदा हो गया है। ब्रिटिश सांसद एच.के. मोरकॉन्ट को 1953 में पाकिस्तान दौरे के दौरान लाहौर के पास खाली नहर दिखाकर कहा गया कि भारत ने पाकिस्तान का पानी रोक दिया है, जबकि हकीकत में वो नहर वार्षिक सफाई के लिए खाली की गई थी। नेहरू इन आरोपों से बहुत परेशान थे। नेहरू को अपने अधिकारियों से साफ जानकारी भी नहीं मिल रही थी। अनुमान था कि भारत की तरफ से ये अनियमितताएं जानबूझकर बरती जा रही थीं। हालांकि ये आधिकारिक जांचें पाकिस्तान के सामने नहीं रखी गईं और आधिकारिक प्रेस नोट में भारत ने कहा कि आरोप गलत आंकड़ों और गलत फहमियों पर आधारित है। एक तरफ नेहरू पाकिस्तान से परेशान थे, तो दूसरी तरफ पूर्वी पंजाब में विभाजन के बाद शरणार्थियों की तबाही और स्थानीय इंजीनियरों के दबाव नेहरू पर भारी पड़ रहा था। वहाँ के नेताओं का मानना था कि ऊपरी दरियाई हक भारत का है और अपने लोगों की ज़रूरतें पूरी करना पहले ज़रूरी है। नेहरू एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की शिकायतों से जूझ रहे थे, दूसरी तरफ अपने ही प्रांतों की मांगों को संभाल रहे थे। उन्होंने गोपीचंद भार्गव को लिखा कि अगर पानी रोका गया तो दुनिया में भारत की छवि बुरी तरह बिगड़ेगी और ये केवल नैतिक तौर पर सिर्फ युद्ध में ही रोका जाना चाहिए। 1950 के दशक में पाकिस्तान अमेरिकी खेमे में चला गया। विदेश मंत्री जफरुल्लाह खान और प्रधानमंत्री लियाकत अली खान ने वॉशिंगटन में पाकिस्तान को कम्युनिज्म के खिलाफ अग्रिम चौकी की तरह पेश किया। बदले में अमेरिकी नेताओं ने पाकिस्तान को महत्व देना शुरू किया। निक्सन, रूजवेल्ट और विदेश मंत्री जॉन फॉस्टर पाकिस्तान गए और उसे मजबूत सहयोगी कहा। हारकर भारत ने विश्व बैंक की मध्यस्थता स्वीकार की
और पानी विवाद सुलझाने का रास्ता तलाशा। भारत की ओर से निरंजन गुलाटी ने मजबूत पैरवी की, जबकि पाकिस्तान ने अमेरिकी इंजीनियरों की टीम को बुलाकर मांगला और तरबेला जैसे विशाल बांधों की योजना बनाकर अपनी पैरवी की। बहरहाल, हम एक बार फिर उसी दिन पर लौटते हैं जब सफ़ेद अचकन में प्रधानमंत्री नेहरू जनरल अयूब के साथ कराची में सिंधु समझौते पर हस्ताक्षर कर रहे थे। 19 सितंबर 1960 को कराची में, जहां अरब सागर से कुछ ही दूरी पर सिंधु नदी मिलती है, फिल्मी कैमरों की फ्लैश और क्लिक के बीच सिंधु जल संधि पर 3 प्रतियों में हस्ताक्षर हुए। जनवरी 1961 में इसे अनुमोदित किया गया और प्रभावी तिथि 1 अप्रैल 1960 रखी गई। भारत ने इसे 16 जनवरी 1962 को संयुक्त राष्ट्र में भी दर्ज करवाया। समारोह में पहले जवाहरलाल नेहरू ने हस्ताक्षर किए, फिर पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने और अंत में विश्व बैंक के प्रतिनिधि WAB लिफ्ट ने। ये प्रक्रिया 3 बार दोहराई गई। संधि पर हस्ताक्षर के साथ भारत और पाकिस्तान ने माना कि अब वे अपने रिश्तों में मौजूद अन्य विवादों पर भी बातचीत कर सकते हैं, जैसे विभाजन से जुड़ी वित्तीय गुत्थियाँ, सीमा विवाद, शरणार्थियों की छोड़ी हुई संपत्तियों का निपटारा, वैज्ञानिक व कृषि सहयोग को बढ़ावा, पूर्वी पाकिस्तान जो आज का बांग्लादेश है में जल संसाधनों की जानकारी साझा करना और व्यापार की संभावनाएं बढ़ाना। इस संधि का अंतर्राष्ट्रीय रंग भी गहरा था। पूरी दुनिया हैरान थी कि 2 कट्टर प्रतिद्वंदी देश किसी समझौते तक कैसे पहुंच सकते हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और जर्मनी जैसे देशों ने विश्व बैंक और पाकिस्तान के साथ मिलकर इंडस बेसिन डेवलपमेंट फंड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए, जिसकी कुल राशि $900 मिलियन थी। इसके अलावा विश्व बैंक और पाकिस्तान के बीच $90 मिलियन का ऋण समझौता अलग से हुआ और पाकिस्तान और अमेरिका के बीच $70 मिलियन की डेवलपमेंट लोन फंड डील हुई। भारत को भी इस फंड में योगदान करना था, जैसा कि संधि के अनुच्छेद 5 में दर्ज था। इस फंड से पाकिस्तान में 2 बड़े बांध सिंधु और झेलम पर बनाए जाने थे, साथ ही 5 बैराज और 7 लिंक नहरें खोदी जानी थी। ये दुनिया का सबसे बड़ा इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट बनने जा रहा था। इसकी लागत लगभग $1 बिलियन आकी गई, जिसमें से 81% पाकिस्तान को, जो अधिकतर अनुदान के रूप में था, और लगभग 19% भारत को, जो अधिकतर ऋण के रूप में मिलना था। इसके लिए 70 करोड़ घन गज मिट्टी खोदी जानी थी, 2 मिलियन टन सीमेंट, 2.5 लाख टन स्टील और 1 अरब ईंटों और टाइल्स की ज़रूरत थी। ये महज निर्माण कार्य नहीं बल्कि भूमि और जल की प्रकृति को बदल देना था, जैसे कि कोई जल और भूमि की महागाथाओं से रचा महाकाव्य। ब्रिटेन इस विकास से बहुत खुश था। हाउस ऑफ लॉर्ड्स में लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस ने इसे एक ऐतिहासिक कदम कहा। इस बात पर जोर दिया कि ये सहायता बिना शर्त दी जानी चाहिए और इन्हें कहीं भी खर्च किया जा सकता है। ब्रिटिश नेताओं ने इसे कॉमनवेल्थ एंटरप्राइज कहा, क्योंकि भारत और पाकिस्तान समेत 6 में से 4 दानदाता राष्ट्र कॉमनवेल्थ का हिस्सा थे। हालांकि वास्तविक वित्तीय योगदान सबसे अधिक अमेरिका का था, लेकिन ब्रिटिश नेताओं ने अपनी भूमिका को गिफ्ट कहकर अमेरिकी ऋणों से अलग दिखाने की कोशिश की। न सिर्फ अमेरिका और ब्रिटेन बल्कि जर्मनी भी इस फंड में एक बड़ा हिस्सा देने वाला था। दूसरी तरफ कनाडा और ऑस्ट्रेलिया भी अपनी तकनीकी ज्ञान इस योजना में निवेश करने वाला था। जब कराची में संधि पर हस्ताक्षर हुए तो पूरा माहौल ऐतिहासिक था। नेहरू और अयूब खान दोनों जानते थे कि ये संधि सिर्फ जल बंटवारे की नहीं है, बल्कि ये भारत पाकिस्तान संबंधों की दिशा तय करने वाली एक बड़ी घटना है। अयूब खान ने अपने भाषण में कहा कि ये संधि पाकिस्तान के किसानों और भविष्य के लिए जीवन रेखा है। नेहरू ने इसे व्यवहारिक समझौता बताते हुए कहा, संधियां तभी तक जीवित रह सकती हैं जब तक उनमें शामिल देश उन्हें जीवित रखने का निश्चय करते हैं। उनकी बात में एक गहरा संदेश छिपा था। वो जानते थे कि जल साझेदारी का ये मॉडल टिकेगा या टूटेगा, ये दोनों देशों की राजनीतिक इच्छा पर निर्भर करने वाला है। हस्ताक्षर समारोह में विदेशी राजनायक, पत्रकार और पाकिस्तानी सैन्य व राजनीतिक नेतृत्व मौजूद था। भारत से आए प्रतिनिधिमंडल में वरिष्ठ अधिकारी और इंजीनियर शामिल थे। दिलचस्प बात यह रही कि समारोह की भव्यता के बावजूद नेहरू और अयूब के बीच व्यक्तिगत दूरी साफ दिखाई दी।
ये औपचारिकता उस दौर की राजनीतिक हकीकत को भी दर्शाती थी, जहाँ कूटनीतिक मुस्कानें थीं पर भीतर अविश्वास ठहरा हुआ था। संधि के बाद भारत और पाकिस्तान दोनों ने बड़े बांधों और नहरों बनाने की परियोजनाएं शुरू की। भारत ने भाखड़ा नागल और रावी ब्यास पर काम तेज किया, तो पाकिस्तान ने मंगला और तरबेला जैसी विशाल बांधों की योजना बनाई। लेकिन यहाँ ये मान लेना एक आसान व्याख्या होगी कि संधि के दिन इसे सिर्फ एक उपलब्धि की तरह देखा गया। पाकिस्तान में कई लोग कहते थे कि अयूब खान ने पश्चिमी नदियों पर भारत का बहुत अधिक अधिकार मान लिया है। भारत में भी कुछ लोग मानते थे कि नेहरू ने पूर्वी नदियों को छोड़कर पाकिस्तान को काफ़ी पानी दे दिया है। लेकिन फिर भी ये समझौता दोनों देशों की व्यावहारिक मजबूरियों से पैदा हुआ था। भारत को विकास और बिजली की ज़रूरत थी, पाकिस्तान को सिंचाई और अस्तित्व की। इतिहासकारों का मानना है कि अगर ये संधि नहीं हुई होती तो भारत पाकिस्तान के बीच जल युद्ध की संभावना बहुत अधिक थी। विभाजन के घाव अभी ताज़े थे और पंजाब की नदियां दोनों देशों की जीवन रेखा थीं। ऐसे में विश्व बैंक की मध्यस्थता और दोनों देशों का व्यवहारिक रुख ही इस जल संघर्ष को एक जल संधि में बदल पाया था। कराची से लौटते वक्त नेहरू के चेहरे पर कोई संतोष नहीं था। वो जानते थे कि ये सिर्फ शुरुआत है। भारत और पाकिस्तान का भविष्य नदियों से आगे राजनीति और सीमाओं के झगड़े से तय होगा, और आने वाले सालों ने इस सच को साबित भी कर दिया। आगे सिंधु जल समझौते से जुड़ी जिन पेचीदगियों का जिक्र हम करने जा रहे हैं, उसके लिए ज़रूरी है कि हम इसके थोड़े इतिहास को और पीछे से समझें। इसलिए हम आपको अतीत में थोड़ा और पीछे लेकर चलते हैं। 15 अगस्त 1947 को नई दिल्ली से एक शाही घोषणा हुई, जिसमें लगभग 2 सदियों के ब्रिटिश राज का अंत कर दिया। इसी राज ने ब्रिटेन को यूरोप के किनारे बसे एक छोटे से द्वीप से बदलकर दुनिया की सबसे ताकतवर और अमीर ताकत बना दिया था। ब्रिटिश अपनी तथाकथित सभ्य बनाने की मिशन के घमंड में जल्दबाजी में अपने सबसे बड़े उपनिवेश को छोड़कर चले गए थे, लेकिन जाते जाते वो एक बटी हुई ज़मीन को भी छोड़ गए, भारत और पाकिस्तान के रूप में। सरहदों की इस जल्दबाजी में खींची गई लकीरें और प्रशासनिक ढांचे के टूटने से इंसानी त्रासदी को जन्म दिया। ठीक वैसे ही जैसे 1941 में बीमार रविंद्रनाथ टैगोर ने चेताया था कि अंग्रेज़ जब भारत छोड़ेंगे तो यहाँ की नदियों नालों का प्रवाह सूख जाएगा और वो पीछे गंदगी और दुख छोड़ जाएंगे। पंजाब का बंटवारा इसी त्रासदी का सबसे बड़ा हिस्सा था। ब्रिटिश भारत का ये विशाल प्रांत, जहाँ मुस्लिम बहुमत था, आकार में सिर्फ मद्रास और यूनाइटेड प्रोविंस से छोटा था। यहाँ बहुसंख्यक समुदाय को अलग प्रतिनिधित्व का अधिकार भी मिला हुआ था। पंजाब में बॉम्बे और मद्रास से भी ज़्यादा बड़े शहर थे और लाहौर की आदि दिल्ली से भी बड़ी थी। सतलुज, व्यास, रावी, चिनाब और झेलम की धाराओं से सींचा ये इलाका वैदिक युग का सप्त सिंधु और महाभारत का पंचनद कहलाता था। चीन के यात्री ह्वेनसांग से लेकर भूगोलवेत्ता ऑस्कर स्पेट तक ने पंजाब की नदियों और भूगोल का जिक्र किया है। पश्चिमी पंजाब जैसे अटाक, डेरा गाजी खान, मुल्तान, रावलपिंडी आदि सूखा और बंजर था, लेकिन नहरों के जरिए इसे केंद्रीय मैदान से जोड़ा गया था। यहाँ मध्य इलाका जैसे अमृतसर, लाहौर, लायलपुर, गुरदासपुर, फिरोजपुर आदि सबसे उपजाऊ और मुस्लिम बहुल थे। इसका पूर्वी इलाका जैसे रोहतक, अम्बाला, करनाल, लुधियाना, कांगड़ा आदि हिंदू बहुल था, लेकिन यहाँ सिंचाई की कमी और बरसात की अनिश्चितता से किसान परेशान रहते थे। जल संरक्षण की कमी से सतलुज, ब्यास और रावी के जल का बहुत सा हिस्सा यूं ही बेकार बहकर चला जाता था। फिर भी बंटवारे से पहले पंजाब पूरे भारत का 1/3 गेहूँ पैदा करता था और सरगोथा दुनिया के सबसे बड़े गेहूँ बाज़ारों में गिना जाता था। लाहौर, गुरदासपुर, अमृतसर सबसे समृद्ध ज़िले थे, जहाँ रावी की उर्वर मिट्टी ने जिंदगियाँ बदल दी थीं। 3 जून 1947 को माउंटबेटन प्लान के तहत पंजाब और बंगाल बाउंड्री कमीशन बनाए गए। जून के मध्य तक पंजाब के दोनों हिस्सों में आंतरिक सरकारें बन गईं। 23 जून को पंजाब विधानसभा की 2 अलग अलग बैठकों में पश्चिमी पंजाब ने पाकिस्तान का और पूर्वी पंजाब ने भारत का हिस्सा बनने का निर्णय लिया। 18 जुलाई 1947 को इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पारित हुआ। इससे 15 अगस्त को भारत और पाकिस्तान स्वतंत्र होने वाले थे। अस्थायी तौर पर लाहौर, मुल्तान और रावलपिंडी डिवीज़न पाकिस्तान को और अम्बाला व जालंधर डिवीज़न, जिसमें अमृतसर भी था, भारत को दिए गए। इसी बीच 4 जुलाई को लॉर्ड माउंटबेटन ने
ब्रिटिश वकील सर साइरिल रैडक्लिफ को पंजाब और बंगाल बाउंड्री कमीशन का अध्यक्ष बनाया। वे ना तो प्रशासक थे, ना ही कार्टोग्राफर, और कभी भारत भी नहीं आए थे, इसलिए उन्हें चुना गया ताकि ब्रिटिश हित सुरक्षित रह सकें। 8 जुलाई 1947 को वो भारत आए और उनके पास महज 5 हफ्ते थे। उन्हें जनसंख्या बहुमत जैसे मुस्लिम या गैर मुस्लिम या कुछ अन्य कारणों के आधार पर सीमा रेखा खींचनी थी, लेकिन मुश्किल ये था कि जनगणना का आंकड़ा पुराना था और ये तय नहीं था कि सीमा जिलों के आधार पर बनेगी या फिर तहसीलों के आधार पर। इसके साथ ही उन्हें नदियों, नहरों, रेलों और सड़क नेटवर्क, बिजली, व्यापार और ज़मीन के बंटवारे की जटिलताओं को भी ध्यान में रखना पड़ा। ये काम बहुत पेचीदा और त्रासदीपूर्ण साबित हुआ। पंजाब के बंटवारे में धार्मिक स्थलों और तीर्थों की स्थिति ने फैसला और उलझा दिया था। मुस्लिम, हिंदू और सिख तीनों अपने अपने पक्ष मजबूत करने लगे और कोशिश करने लगे कि 29 जिलों में से ज़्यादा हिस्से उन पर आएं। जुलाई 1947 की तपती गर्मी में लाहौर में बाउंड्री कमीशन की सुनवाई हुई। इसमें मुस्लिम लीग की तरफ से जस्टिस दीन मोहम्मद और जस्टिस मोहम्मद मुनीर, कांग्रेस की ओर से जस्टिस मेहरचंद महाजन और सिखों की ओर से जस्टिस तेजा सिंह बैठे हुए थे। लेकिन असली फैसला लेने का अधिकार सिर्फ रेडक्लिफ के पास था। मुस्लिम लीग के वकील ज़फ़रुल्लाह खान ने जनसंख्या के आंकड़े तहसील स्तर पर रखे ताकि पाकिस्तान को फ़िरोज़पुर, जालंधर, होशियारपुर और गुरदासपुर की कई तहसीलें मिल सकें। अगर जिलों को आधार बनाया जाता तो गुरदासपुर पूरा पाकिस्तान को मिल जाता, लेकिन तहसील स्तर पर जाने से ये इलाके और भी ज़्यादा हासिल हो सकते थे। नेहरू द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ने दलील दी कि दो संप्रभु देशों के बीच सीमा खींचने के लिए केवल जनसंख्या नहीं बल्कि रक्षा, शांति और पड़ोस के संबंध भी अहम होते हैं। सुनवाई के साथ ही लाहौर में सांप्रदायिक दंगे, आगजनी और हत्याएं हो रही थीं। अंतिम विचार विमर्श शिमला में हुआ, जहां चारों भारतीय सदस्य कभी साथ नहीं मिले और अलग अलग रिपोर्टें दीं। जस्टिस दीन मोहम्मद खुलकर मुस्लिम लीग के पक्ष में थे, जबकि सिखों ने महसूस किया कि पाकिस्तान के साथ जाना उनके लिए खतरे का सौदा होगा और उनकी संस्कृति भारत की बहुलवादी परंपरा से ज़्यादा मेल खाती है। ब्रिटिश अधिकारी इस भावना को भांप गए और सिखों के प्रति सहानुभूति दिखाने लगे, जिसका असर आगे पंजाब बाउंड्री कमीशन पर भी पड़ा। 1947 में पंजाब बाउंड्री कमीशन के सामने मुस्लिम लीग ने अपनी दलीलें दी कि सीमाएं मुस्लिम बहुल इलाकों के आधार पर खींची जाएं। उनके सिंचाई तंत्र के स्रोत यानी कि हेडवर्क्स भी उनके हिस्से में शामिल हो जहां वो सेवा देते हैं। दरअसल उनका जोर फिरोजपुर हेडवर्क्स पर था। दूसरी तरफ कांग्रेस ने तर्क दिया कि नहर प्रणाली और नदियों का बंटवारा न्याय संगत ढंग से होना चाहिए ताकि पूर्वी पंजाब की आर्थिक सुरक्षा बहाल रहे। कांग्रेस ने सुलेमान की हेडवर्क्स और ननकाना साहिब जैसे इलाकों पर दावा किया और कहा कि सीमा प्राकृतिक और रक्षात्मक होनी चाहिए, जैसे चेनाब नदी को विभाजन रेखा मानना। अगर आसान भाषा में कहें तो पाकिस्तान ने सीमा रेखा को पूर्व की तरह तकरीबन 100 किलोमीटर खिसकाने और कांग्रेस और सिख नेताओं ने पश्चिम की ओर 100 किलोमीटर खिसकाने की कोशिश की। इस तरह मुस्लिम लीग, कांग्रेस और सिख नेताओं के बीच सीमा खींचने को लेकर कड़ा टकराव सामने आया। सभी दलों की अलग अलग मांगों से रेडक्लिफ उलझ गए। शिमला की सर्विसेज क्लब मीटिंग में उन्होंने साफ कहा कि अब फैसला उनको करना पड़ेगा। 7 अगस्त को रेडक्लिफ ऑर्डर सार्वजनिक हुआ, यानी कि आज़ादी के 2 दिन बाद। मुस्लिम लीग को उम्मीद थी कि पश्चिमी पंजाब का इलाका बढ़ेगा और मुस्लिम बहुल तहसीलें पाकिस्तान को ही मिलेंगी, लेकिन इसके उलट कई मुस्लिम बहुल क्षेत्र भारत को दे दिए गए। इसमें गुरदासपुर ज़िले की गुरदासपुर, बटाला, शकरगढ़ तहसीलें, अमृतसर ज़िले की अजनाला तहसील, फिरोजपुर ज़िले की जीरा व फिरोजपुर तहसील और जालंधर ज़िले की नकोदर व जालंधर तहसील शामिल थी। खासकर गुरदासपुर का 3/4 हिस्सा भारत को मिलना पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि इससे भारत को जम्मू कश्मीर तक सीधी ज़मीनी पहुंच मिल गई थी। क्योंकि इसके दाईं ओर पर्वतीय क्षेत्र था और यातायात सुविधा उपलब्ध नहीं थी। पाकिस्तानी मानते रहे कि यही कड़ी महाराजा हरि सिंह के भारत में विलय को लगभग तय कर गई थी। पाकिस्तानी दृष्टिकोण ये भी रहा कि ब्रिटेन ने संभावित युद्ध को रोकने
और अमृतसर को पाकिस्तानी घेरे से बचाने के लिए गुरदासपुर भारत को दिया और माउंटबेटन ने रेडक्लिफ पर दबाव डालकर भारत को कश्मीर जाने का रास्ता दिलाया। पर वीपी मेनन ने अपनी किताब द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स में लिखा कि भारत अगर महाराजा पाकिस्तान के साथ जाने का निर्णय लेता है तो वो भी मान लेगा, पर जनता की इच्छा ज़रूर देखना चाहता है। माउंटबेटन ने खुद हरी सिंह से कहा था कि अगर वे पाकिस्तान में मिलते हैं तो भारत को कोई एतराज़ नहीं होगा। लाहौर ज़िले की कसूर तहसील का कुछ हिस्सा अमृतसर को मिला, जिससे अमृतसर और लाहौर दोनों लगभग बराबर दूरी पर सीमा से रह गए। फिरोज़पुर और ज़ीरा तहसीलें भी भारत को चली गईं, जिससे भारत को माधोपुर और फिरोज़पुर हेडवर्क्स पर नियंत्रण मिला। रेडक्लिफ ने सीमा खींचने में रावी, व्यास और सतलज नदियों का आधार बनाया था। बाउंड्री तय होते समय दीन मोहम्मद को शक हुआ कि फैसले पहले से ही लिए जा चुके हैं। पाकिस्तान में अवार्ड पर गहरी निराशा और साजिश की चर्चा फैल गई। मुस्लिम लीग नेताओं ने इसे गुप्त सौदा कहा और दीन मोहम्मद व मुनीर भी हैरान रह गए। मुनीर ने बाद में लिखा कि वो 2 बार इस्तीफ़ा देना चाहते थे। एक बार जब रेडक्लिफ ने कहा था कि रिपोर्ट सिर्फ अकेले वही देंगे, और दूसरी बार जब गुरदासपुर लगभग पूरा भारत को जाता दिख रहा था, लेकिन लीग ने उनका इस्तीफ़ा स्वीकार नहीं किया। सरवर हसन जैसे बुद्धिजीवियों ने सवाल उठाए कि मुस्लिम बहुल इलाके भारत को क्यों दिए गए और रेलवे और पानी की प्रणाली को तोड़ा क्यों गया। क्या ये बेहतर नहीं होता कि पूरा इंडस बेसिन पाकिस्तान को मिलता। पाकिस्तान टाइम्स और डॉन जैसे अखबारों ने अवार्ड को धोखा और बेईमानी की निशानी बताया। इंकलाब जैसे वामपंथी अखबार ने भी पाकिस्तान की असफलता पर अफसोस जताया। बाद में माउंटबेटन, रेडक्लिफ और उनके सचिवों के निजी कागज़ों से विवाद और भी गहरा उठा। कुछ लोग मानते हैं कि माउंटबेटन और जिन्ना की आपसी दुश्मनी ने इस पर असर डाला। माउंटबेटन ने जिन्ना को साइकोपैथिक केस कहा था और जिन्ना ने उन्हें पक्षपाती। जिन्ना ने उन्हें साझा गवर्नर जनरल मानने से इनकार कर दिया और ख़ुद ये पद लिया। एक राय ये भी है कि ब्रिटेन ने जानबूझकर भारत को कश्मीर युद्ध में बढ़त दिलाने के लिए गुरदासपुर और फिरोज़पुर दिए। एक अन्य दृष्टिकोण ये भी है कि ब्रिटेन ने सिखों के धार्मिक स्थलों और सेवाओं को देखते हुए अन्य कारणों को अहमियत दी और मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को अनदेखा किया। लेकिन पाकिस्तान के पास विकल्प कम थे। उसका प्रशासन, सेना और वित्तीय स्थिति बहुत कमज़ोर थी। जिन्ना इस अन्यायपूर्ण अवार्ड से दुखी होकर भी स्वीकार्यता के स्वर में बोले कि ये राजनीतिक फैसला है, लेकिन हमें इसे मानना होगा। पाकिस्तान ने इसे उनकी महानता बताया गया, पर असलियत ये थी कि वो अब पीछे नहीं हट सकते थे। रेडक्लिफ ने सारे कागजात नष्ट कर दिए और भारत छोड़कर चले गए। पाकिस्तान में उनका नाम आज भी नफ़रत से लिया जाता है। बाद में उन्होंने माना कि उनके पास किसी विषय का विशेष ज्ञान नहीं था। जस्टिस महाजन ने कहा कि रेडक्लिफ ने दोनों पक्षों को पूरी तरह संतुष्ट नहीं किया, लेकिन आखिर में उनका काम हमारी ही रिपोर्टों पर आधारित था। पाकिस्तानी विद्वान इश्तियाक अहमद ने लिखा कि लाहौर, सियालकोट, गुजरावाला और मोंटमोगरी पाकिस्तान को इसलिए मिले क्योंकि वो मुस्लिम बहुल इलाके थे। सिर्फ गुरदासपुर में बहुमत का सिद्धांत तोड़ा गया और भारत को दिया गया ताकि अमृतसर को पाकिस्तान से घिरने से बचाया जा सके। पाकिस्तान ने इसे साजिश बताया क्योंकि गुरदासपुर से कश्मीर तक सड़क मिलती। वास्तव में रेडक्लिफ ने 1946 के विविल प्लान की ही लाइन अपनाई थी, जिसमें कहा गया था कि गुरदासपुर अमृतसर के साथ भारत में रहेगा। रेडक्लिफ ने यह भी सुझाव दिया था कि नहरों का संयुक्त नियंत्रण भारत पाकिस्तान मिलकर करें, लेकिन जिन्ना और नेहरू दोनों ने इसे ठुकरा दिया था। जिन्ना ने कहा कि वो हिंदुओं की मेहरबानी से उपजाऊ खेतों के बजाय रेगिस्तान पसंद करेंगे, और नेहरू बोले कि भारत की नदियों पर सिर्फ भारत का हक होगा। इस तरह पंजाब की नहरों और हेडवर्क्स का बंटवारा भारत पाक रिश्तों में सबसे बड़ी कड़वाहट का एक कारण बन गया। पाकिस्तान को पानी पर निर्भरता खलती रही और यही विवाद आगे चलकर सिंधु जल संधि तक पहुंचा। भारत ने अपने क्षेत्र पर संपूर्णता का दावा किया और कहा कि उसकी सीमा में आने वाला पानी वो अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकता है। पाकिस्तान ने संप्रभुता को ऐतिहासिकता के सिद्धांत से जोड़ा और कहा कि सिंधु नदी प्रणाली का ऐतिहासिक इस्तेमाल करने के बाद भारत उसकी आपूर्ति काटकर उनके अधिकारों पर हमला कर रहा है। इस तरह इतिहास और भूगोल के मेल ने पानी का विवाद
अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचा दिया और पहली बार था जब सिंधु बेसिन का मुद्दा दो संप्रभु देशों के बीच उठा। बंटवारे के दौरान न सिर्फ सीमाएं बांटी गई थीं बल्कि संपत्ति और संसाधनों का बंटवारा भी करना पड़ा था। इस काम के लिए एक पार्टीशन कमेटी बनाई गई थी जिसे बाद में पार्टीशन काउंसिल कहा गया। इसके तहत 10 विशेषज्ञ आयोग बनाए गए। भारत का मुद्दा अहम था क्योंकि पंजाब के हेडवर्क्स पूर्वी पंजाब में थे लेकिन नहरें पश्चिमी पंजाब को पानी देती थीं। इस पर दोनों पक्षों के मुख्य इंजीनियरों ने मिलकर तय किया कि 31 मार्च 1948 तक पुरानी व्यवस्था जारी रहेगी और इसके बाद एक नया समझौता होगा। इसके लिए एक आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल भी बनाया गया जिसे 1 जनवरी 1948 तक मसलों पर निर्णय देने का अधिकार था। इससे पहले 25 जुलाई 1947 को स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट भी हुआ जिसमें तय हुआ कि बिजली और सिंचाई जैसे साझे मामलों की पुरानी व्यवस्थाएं तब तक चलती रहेंगी जब तक कि एक नया समझौता ना हो। लेकिन 1 अप्रैल 1948 को जब ना तो कोई नया समझौता हुआ और ना ही ट्रिब्यूनल काम कर रहा था और पश्चिमी पंजाब बातचीत के लिए आगे नहीं आया, तब पूर्वी पंजाब प्रशासन ने अपने अधिकारों से पानी की आपूर्ति रोक दी। यही बंदी लगभग 30 दिन तक चली और फिर पानी बहाल कर दिया गया। इस वाटर स्टॉपेज ने भारत पाकिस्तान रिश्तों की नींव में गहरी कड़वाहट ला दी। पाकिस्तान ने इसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाकर प्रचार किया और कहा कि भारत की कार्रवाई से 17 लाख एकड़ ज़मीन प्रभावित हुई और लगभग 10 लाख टन गेहूं का नुकसान हुआ। लाहौर शहर की नहरों का पानी बंद हो गया और मंडी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की बिजली सप्लाई भी कट गई। पाकिस्तान ने इसे अपनी गले की नस पर भारत की पकड़ बताया और भारत पर भरोसा न करने की प्रवृत्ति पुख्ता हो गई। यही विवाद आगे चलकर सिंधु जल संधि तक पहुंचा जिसने इन मिथकों को आगे चलकर तोड़ा। भारत के विभाजन के बाद जम्मू कश्मीर की स्थिति सबसे जटिल हो गई। मुस्लिम बहुल राज्य का शासक महाराजा हरि सिंह था जो हिंदू था और कश्मीर, जम्मू व फ्रंटियर जिलों पर शासन करता था। उसे तय करना था कि भारत से जुड़े या पाकिस्तान से। स्वतंत्र रहना सैद्धांतिक रूप से संभव था लेकिन व्यवहारिक नहीं था। ज़्यादातर रियासतें भारत या पाकिस्तान से जुड़ चुकी थीं पर कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़ इसके अपवाद थे। पंजाब बाउंड्री कमीशन के फैसले से गुरदासपुर भारत को मिला और ये पतली कड़ी जम्मू से भारत का सीधा ज़मीनी संपर्क बनी, वरना कश्मीर पूरी तरह पाकिस्तान पर निर्भर था, चाहे फल का निर्यात हो, पर्यटन हो या फिर लकड़ी का परिवहन। जून 1947 में माउंटबेटन ने श्रीनगर में हरि सिंह से मुलाकात कर स्वतंत्रता की घोषणा ना करने तथा जनता की राय जानने की सलाह दी, लेकिन महाराजा ने निर्णय टाल दिया। ब्रिटेन की रणनीतिक रुचि थी कि कश्मीर या तो स्वतंत्र रहे या पाकिस्तान से जुड़े ताकि एशिया में मजबूत ठिकाना बने और अमेरिका भी यही चाहता था कि सोवियत वर्चस्व के संतुलित करने के लिए पाकिस्तान को मजबूत किया जाए। भारत पहले ही गुटनिरपेक्ष रुख दिखा चुका था। सेंट्रल एशिया पर सोवियत प्रभाव था और मध्य पूर्व बाल्फोर डिक्लेरेशन के बाद और इजराइल की स्थापना के बाद पश्चिमी हितों के लिए उपयुक्त नहीं था। ऐसे में पाकिस्तान को महत्व मिलना स्वाभाविक था। यही कारण था कि पाकिस्तान की अस्थिर छवि के बावजूद वो पश्चिमी शक्तियों का प्रिय बनकर रहा। इसी पृष्ठभूमि में गिलगिट एजेंसी, जिसे 1935 में ब्रिटेन को पट्टे पर दिया गया था, अगस्त 1947 में हरि सिंह को लौटा दी गई, लेकिन वहाँ भी अस्थिरता बनी रही। दूसरी ओर हरि सिंह और नेहरू के रिश्ते बेहद ख़राब थे। 1946 में शेख अब्दुल्ला ने क्विट कश्मीर आंदोलन चलाया, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। नेहरू उनकी रिहाई के लिए कश्मीर पहुंचे, लेकिन स्वयं भी हिरासत में ले लिए गए। ये घटना नेहरू और महाराजा के संबंधों को स्थायी दरार बना गई। नेहरू शेख अब्दुल्ला को सत्ता में देखना चाहते थे, जबकि महाराजा इसके बेहद खिलाफ थे। पंजाब सीमा निर्धारण से पाकिस्तान में असंतोष फैला और कश्मीर को पाकिस्तान में मिलाने की मांग जोर पकड़ने लगी। जिन्ना ने साफ कहा कि महाराजा को पाकिस्तान चुनना होगा, वरना नतीजे गंभीर होंगे। उनकी योजना थी कि अगर हरि सिंह राज़ी नहीं हो तो दबाव या फिर हमले से कश्मीर पर कब्जा किया जाए। कश्मीर पर अधिकार का मतलब पश्चिमी नदियों पर नियंत्रण भी था। पाकिस्तान के लिए ये पानी और सुरक्षा का सवाल था, लेकिन जिन्ना मुख्यतः मुस्लिम बहुलता के सिद्धांत पर ही जोर दे रहे थे। जिन्ना को पूरा विश्वास था
कि जम्मू कश्मीर पाकिस्तान से जुड़ेगा, क्योंकि यहाँ 3/4 से ज़्यादा आबादी मुस्लिम थी और ये इलाका सिल्क रूट, चीन, अफ़गानिस्तान और सोवियत संघ की सीमाओं के पास होने के कारण रणनीतिक रूप से बहुत अहम था। 18 जुलाई 1947 को श्रीनगर में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने पाकिस्तान से विलय का प्रस्ताव पारित किया। जिन्ना 1944 में भी कश्मीर आए थे और वहाँ उनका भव्य स्वागत हुआ था। उन्होंने कॉन्फ्रेंस और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को मिलाने की कोशिश की ताकि कश्मीरी मुसलमान एकजुट हो सके। उन्होंने अब्दुल्ला और गुलाम अब्बास से संवाद बनाए रखा और जनता से अपील की कि कश्मीर पाकिस्तान से जुड़े। उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तान को मुस्लिम दुनिया का समर्थन प्राप्त है, मिस्र, अफ़गानिस्तान, ईरान, तुर्की और अरब देशों का। मुस्लिम लीग फ़िलिस्तीन में अरबों की मांग का समर्थन भी कर चुका था, लेकिन महाराजा हरि सिंह जिन्ना की यात्राओं की अनुमति अक्सर रोक देते थे, क्योंकि उन्हें आशंका थी कि जिन्ना दबाव बनाकर विलय करवाना चाहते हैं। जिन्ना ने फील्ड मार्शल क्लॉड ऑकिनले को भी मनाने की कोशिश की कि पाकिस्तानी सेना कश्मीर में प्रवेश करे, लेकिन सफलता नहीं मिली। इसके बाद पाकिस्तान ने आर्थिक दबाव डाला और अंततः अक्टूबर 1947 में जनजातीय लड़ाकों को भेजकर श्रीनगर पर कब्जे की योजना बनाई। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रांत सरकार और गवर्नर जॉर्ज कनिंघम की डायरी से स्पष्ट होता है कि पाकिस्तान की इसको मौन सहमति थी। अप्रैल 1948 में जब भारत ने पूर्वी नदियों का पानी रोका, तब जनरल डगलस ग्रेसी के नेतृत्व में पाकिस्तान सेना खुलकर युद्ध में उतरी। अयूब खान ने बाद में कहा कि कश्मीर छोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि पाकिस्तान की करोड़ों एकड़ ज़मीन उन्हीं नदियों से सींची जाती है। इस बीच महाराजा और उनके प्रधानमंत्री रामचंद्र काक के बीच मतभेद गहराए। काक को हटाकर 12 अगस्त 1947 को जनरल जनक सिंह कटोच को प्रधानमंत्री बनाया गया, जिन्होंने भारत और पाकिस्तान दोनों को स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट भेजा। पाकिस्तान ने इसे तुरंत स्वीकार कर लिया, जबकि भारत ने इस पर चर्चा की बात कही। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान से जोड़ने की पक्षधर थी, जबकि शेख अब्दुल्ला की कॉन्फ्रेंस भारत की ओर झुकी हुई थी। यही राजनीतिक विभाजन निर्णायक भी बना। सितंबर 1947 में नेहरू के दबाव में अब्दुल्ला रिहा हुए। भारत उन्हें धर्मनिरपेक्ष और लोकप्रिय नेता मानता था। नेहरू चाहते थे कि महाराजा उन्हें सत्ता में हिस्सेदारी दें। महाराजा को न पाकिस्तान पर भरोसा था और न अब्दुल्ला पर। और फिर 15 अक्टूबर को पटेल के प्रभाव में मेहरचंद महाजन वहाँ के प्रधानमंत्री बने। जिन्ना ने कश्मीर को पाकिस्तान में मिलाने के लिए अंतिम प्रयास किए। उन्होंने भोपाल के नवाब को महाराजा को मनाने भेजा और अब्दुल्ला से भी सीधा संपर्क करने की कोशिश की, पर अब्दुल्ला ने साफ कहा कि कश्मीरियों का भविष्य जनता तय करेगी, न कि जिन्ना जैसा कोई बाहरी नेता। बदले में पाकिस्तान ने आर्थिक नाकेबंदी शुरू कर दी। कोयला, पेट्रोलियम, खाद्य पदार्थों की आपूर्ति रोक दी गई और सीमा पर झड़पें शुरू हो गईं। नेहरू इस समय सावधानी बरतना चाहते थे। 20 से 21 अक्टूबर को उन्होंने प्रधानमंत्री महाजन को लिखा कि बिना जनता की राय के लिए विलय की घोषणा ना की जाए। लेकिन 22 अक्टूबर को अचानक कबायली हमलावरों ने आक्रमण कर दिया। हज़ारों पश्तून हथियारों के साथ कश्मीर में घुसे और बारामूला तक लूटपाट व हत्याएं की। महाराजा हरि सिंह ने जम्मू की ओर शरण ली और भारत से मदद मांगी। पटेल और माउंटबेटन ने शर्त रखी कि सैन्य सहायता तभी दी जाएगी जब कश्मीर भारत से जुड़ जाए, क्योंकि भारत से एक बार जुड़ जाने के बाद ये मामला भारत की सीमा की सुरक्षा का होगा। 26 अक्टूबर 1947 को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर हुए और 27 अक्टूबर को भारतीय सेना श्रीनगर पहुंची। इस कार्रवाई से कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा बच गया। जिन्ना ने इस विलय को अवैध कहा और प्रस्ताव रखा कि दोनों देश सेना हटा लें और गवर्नर जनरल की देखरेख में जनमत संग्रह कराया जाए। लेकिन भारत तैयार नहीं था, क्योंकि सैन्य बढ़त उसके पास में थी। जनवरी 1948 में नेहरू ने मामला संयुक्त राष्ट्र में ले जाकर पाकिस्तान को आक्रामक साबित करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ जनमत संग्रह की सिफारिश हुई और विवाद अंतर्राष्ट्रीय बन गया। 1947 से 48 तक ये युद्ध जारी रहा। भारतीय सेना ने श्रीनगर, बाड़गाम, बारमूला और उरी को सुरक्षित किया, पर गिलगित, स्कर्दू, मीरपुर और पुंछ का बड़ा हिस्सा पाकिस्तान समर्थित बलों के पास चला गया। 1 जनवरी 1949 को युद्ध विराम और जुलाई 1949 को कराची समझौते से सीज़फायर लाइन तय हुई। पाकिस्तान लगभग 1/3 कश्मीर यानी कि 78,000 वर्ग किलोमीटर अपने पास रखने में सफल हुआ।
जबकि भारत के पास 1,44,121 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र बचा। 1950 और 60 के दशक में चीन एक नया खिलाड़ी बनकर उभरा। तिब्बत पर कब्जे के बाद उसने लद्दाख के अक्साई चीन में सड़क बनाई। नेहरू ने उसे महत्वहीन बताया, लेकिन 1962 के युद्ध में चीन ने अक्साई चीन, जो कि 37,555 वर्ग किलोमीटर का टुकड़ा था, पर कब्जा कर लिया। 1963 में पाकिस्तान ने साक्षगाम घाटी यानी कि 5,180 किलोमीटर वर्ग का टुकड़ा चीन को सौंप दिया। इस तरह चीन के पास जम्मू कश्मीर का 42,735 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र आ गया। अब भारत का हिस्सा घटकर 1,06,566 वर्ग किलोमीटर रह गया। ये केवल भूभाग नहीं बल्कि पानी और रणनीति का सवाल भी था। सिंधु, श्योक, नुब्रा और झेलम जैसी नदियां इन्हीं क्षेत्रों से निकलती हैं। माओ पहले ही नदियों को रणनीतिक हथियार मान चुके थे और चीन इन्हें सुरक्षित करना चाहता था। नेहरू की फॉरवर्ड पॉलिसी ठोस नहीं थी। संसद में जब सड़कों पर बमबारी का सुझाव आया तो उन्होंने इसे असभ्यता कहा। उनकी हिचकिचाहट भारत के लिए बहुत महंगी साबित हुई। 1962 की हार के बाद पाकिस्तान और चीन और करीब आ गए। भारत ने चीन पाकिस्तान सीमा समझौते को गैर कानूनी और अमान्य कहा, लेकिन इसका वास्तविक भू राजनीतिक लाभ चीन को मिल चुका था। इस पूरी प्रक्रिया से साफ हुआ कि 1947-48 की लड़ाई, संयुक्त राष्ट्र का दखल, अक्साई चीन पर कब्जा, साक्षगाम घाटी पर समझौता और सिंधु जल संधि, इन सब ने मिलकर भारत को दो मोर्चों पर चुनौती झेलने के लिए मजबूर कर दिया था। भारत ने श्रीनगर और कश्मीर घाटी को तो संभाल लिया, लेकिन ज़मीन, रणनीतिक स्थिति और नदियों के मामले में एक बड़ा नुकसान उसे मिला। अब बात करते हैं थोड़ी कि इंडस वाटर ट्रीटी के लागू होने के बाद किस तरह की चुनौतियाँ आईं। 1961 में इंडस जल संधि लागू होने के बाद ही नए विवाद उठने लगे। 31 मई 1961 को स्थायी इंडस आयोग ने पहली रिपोर्ट दी, लेकिन इसके समांतर ही भारत द्वारा पाकिस्तान में इंडस डेवलपमेंट फंड में 8.27 करोड़ रुपए की किश्त चुकाने पर सवाल उठे कि कहीं ये पैसे पाकिस्तान रक्षा निर्माण में तो नहीं लगा रहा। जनवरी 1965 तक रिपोर्ट आई कि पाकिस्तान नहरों के किनारे हर आधे मील पर पिल बॉक्स जैसे सैन्य ढांचे बना चुका है। इधर पाकिस्तान ने भी इंडस बेसिन रिप्लेसमेंट वर्क के लिए लगभग 10 करोड़ रुपए की पहली किश्त दी और विश्व बैंक ने इसकी मदद शुरू की। लेकिन पाकिस्तान ने जल भराव और लवणीयता से लगभग 3.25 करोड़ एकड़ ज़मीन प्रभावित हो गई, जिस पर अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी का ध्यान गया। जुलाई 1961 में अयूब खान ने माउंट बर्नर में कैनेडी से मुलाकात की। उस समय अमेरिका भारत को बड़े पैमाने पर आर्थिक सहायता दे रहा था, जिससे पाकिस्तान जाहिर है कि नाराज़ था। अयूब ने CIA के गुप्त अभियानों को अपने अड्डों से रोक दिया, लेकिन कैनेडी से समझौते की सहमति के बाद वो अड्डे दोबारा उसे मिले। बदले में कैनेडी ने भरोसा दिया कि वो भारत को कोई सैन्य उपकरण नहीं देगा। अयूब ने व्हाइट हाउस में नक्शे बिछाकर बताया कि भारत की 15 लाख सेना में से 85% पाकिस्तान की सीमा पर तैनात है और अफ़गानिस्तान की 80-90 हज़ार की सेना सोवियत हथियारों से लैस है और पाकिस्तान दोनों ओर से खतरे में है। उसने कश्मीर को एसिड टेस्ट कहा और सुझाया कि भारत जम्मू रख सकता है, लेकिन चेनाब के पार कुछ इलाके पाकिस्तान को देने होंगे, क्योंकि पानी, पश्चिमी नदियों और उनके उद्गम स्थल उनके लिए बहुत ज़रूरी हैं। कैनेडी ने इसे स्वीकार भी कर लिया और मान लिया कि कश्मीर पाकिस्तान को देना शायद शांति की कुंजी है, लेकिन साफ किया कि भारत को अमेरिकी मदद कम्युनिज्म को रोकने के लिए है, ना कि पाकिस्तान को असंतुष्ट करने के लिए। अंत में अयूब ने कैनेडी को चेतावनी दी कि अगर नवंबर 1961 में नेहरू की वॉशिंगटन यात्रा में कश्मीर पर समझौता नहीं हुआ तो वो कश्मीर मुद्दा फिर से संयुक्त राष्ट्र ले जाएगा, और कैनेडी ने वादा किया कि वहाँ अमेरिका पाकिस्तान का समर्थन भी करेगा। इस दौर में अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर पर मध्यस्थता की कोशिश की। सोवियत संघ भारत को आर्थिक सहायता दे रहा था, जबकि अमेरिका पाकिस्तान को सैन्य मदद दे चुका था। कैनेडी ने राजदूत जॉन गैल्बर्ट और फिर इंडस जल संधि के नायक यूजीन ब्लैक को बातचीत में शामिल करने की कोशिश की, लेकिन नेहरू और अयूब खान के बीच भरोसा नहीं बन पाया। पाकिस्तान लगातार चेनाब नदी के उद्गम स्थल को अपने अस्तित्व से जोड़कर देख रहा था। चेनाब नदी
जो हिमाचल और कश्मीर से निकलकर पाकिस्तान जाती है। सिंधु प्रणाली की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इंदस संधि के बाद भारत ने इस पर बिजली परियोजना शुरू की, जिससे पाकिस्तान असुरक्षित महसूस करने लगा। इस कारण चेनाब को लेकर 1999 में कारगिल युद्ध के समय नवाज शरीफ और वाजपेयी के बीच गुप्त वार्ताएं हुई। नौज नायक और आर के मिश्रा ने दिल्ली में मुलाकात कर सीमा को चेनाब के आधार पर बांटने का विचार रखा। 2003 में पीयूके के प्रधानमंत्री सरदार सिकंदर हयात ने भी इसे सार्वजनिक रूप से समर्थन दिया, लेकिन पाकिस्तान की राजनीतिक पार्टियां और भारत ने इसे खारिज कर दिया। 2004 में राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने भी एक योजना बनाई और उनकी इस चेनाब फार्मूला को मीडिया में पेश किया गया। इसमें विचार ये था कि चेनाब नदी के पश्चिम में आने वाले मुस्लिम बहुल इलाके पाकिस्तान को दे दिए जाएं, जबकि जम्मू, लद्दाख और हिंदू बहुल क्षेत्र भारत के पास रहें। घाटी के बीच के हिस्से यानी श्रीनगर और आसपास के मुस्लिम बहुल क्षेत्र को विशेष दर्जा दिया जाए और वहाँ अधिकतम स्वायत्तता भी हो। पर राजनीतिक दलों, जिहादी संगठनों और दक्षिण और वामपंथी सभी धड़ों ने इसका विरोध किया, क्योंकि ये संयुक्त राष्ट्र के जनमत संग्रह प्रस्ताव को हटाता था। फिर भी पाकिस्तान की सेना इसे पानी की सुरक्षा के लिए रणनीतिक मानती रही। दरअसल कश्मीर और पानी का सवाल पाकिस्तान की राजनीति और सुरक्षा नीति में हमेशा जुड़ा रहा। नेहरू ने 1950 में ओवेन डिक्सन की सीमित जनमत संग्रह की योजना भी ठुकरा दी थी। कैनेडी ने यूजीन ब्लैक को बीच में लाने की कोशिश की, जिसे अयूब खान ने सराहा, लेकिन भारत ने समझौते से पीछे हटकर इसे गैर प्रभावी कर दिया। नेहरू ने यूजीन ब्लैक के प्रति गहरा सम्मान रखते हुए उनकी मध्यस्थता की पेशकश ठुकरा दी और बीके नेहरू के माध्यम से व्हाइट हाउस को पत्र भेजा कि कश्मीर पर कोई भी समाधान सिर्फ भारत पाकिस्तान सीधे बातचीत से ही संभव है। इस लंबे इंटर वाटर्स वार्तालाप के बाद भारत बाहरी हस्तक्षेप से थक चुका था। राष्ट्रपति कैनेडी निराश हुए, क्योंकि ब्लैक अमेरिका में काफ़ी सम्मानित व्यक्ति थे। कैनेडी ने दिल्ली से आभार जताने और अयूब से मिलने की इच्छा जताने वाला नरम बयान देने का सुझाव दिया। साथ ही $6 मिलियन का विकास ऋण निधि जारी करने का वादा किया। 1962 में कश्मीर मुद्दा बार बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में उठा। पाकिस्तान में जनमत संग्रह की मांग की, जिसे भारत ने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप बताया। कृष्णा मेनन ने तीखे शब्दों में विरोध किया और सोवियत संघ ने अमेरिका प्रेरित जनमत संग्रह प्रस्ताव पर वीटो कर दिया। उसी वर्ष चीन के हमले के बाद नेहरू ने कैनेडी से हवाई रक्षा, रडार और 12 स्क्वाड्रन सुपरसोनिक फाइटर विमान की तत्काल मदद मांगी। उन्होंने अयूब को लिखा कि ये हथियार केवल चीन के खिलाफ उपयोग होंगे, लेकिन अमेरिका ने इसे कश्मीर वार्ता में भारत को धकेलने का अवसर समझा। कैनेडी और ब्रिटिश प्रधानमंत्री हेराल्ड मैकमिलन ने मिलकर नेहरू और अयूब को वार्ता के लिए तैयार करने की कोशिश की। नवंबर-दिसंबर 1962 में एवरेल हैरेमन और गैलब्रेथ की सक्रियता से नेहरू खोनेमन से बातचीत पर राजी भी हुए, पर तभी पाकिस्तान ने चीन के साथ पीओके पर सीमा समझौता किया, लेकिन इसके बावजूद नेहरू ने वार्ता जारी रखी। इसके बाद सरदार स्वर्ण सिंह के नेतृत्व में भारतीय दल और जुल्फ़िकार अली भुट्टो की अगुवाई में पाकिस्तानी दल के बीच 1962-63 में 6 दौर की वार्ताएं हुईं। रावलपिंडी और दिल्ली में थोड़ी आशा जगी, पर कराची में पाकिस्तान ने लगभग पूरे जम्मू कश्मीर पर दावा कर दिया, जिससे समझौते को दोबारा धक्का लगा। कोलकाता दौरे से पहले भुट्टो चीन से समझौता करने बीजिंग रवाना हो गए और दूसरी ओर अमेरिका ब्रिटेन ने सॉफ्ट बॉर्डर का प्रस्ताव रखा, जिसे नेहरू ने अराजक और अव्यवहारिक कहकर ठुकरा दिया। कुल मिलाकर ये वार्ताएं विफल रहीं। 1963 तक भारत पाक संबंध बुरी तरह बिगड़ चुके थे। संयुक्त राष्ट्र असफल रहा, वार्ताएं टूट गईं और अविश्वास गहराया। कैनेडी ने निराश होकर कहा कि 6 महीने के अथक प्रयास के बाद कहा जा सकता है कि कश्मीर पर समाधान पहले से कहीं अधिक असंभव लगता है। भारत और पाकिस्तान के बीच 1947 से चला आ रहा कश्मीर विवाद और पाकिस्तान का कच्छ के रण पर दावा 1965 के युद्ध का बड़ा कारण बना। कच्छ का रण गुजरात के कच्छ और पाकिस्तान के सिंध के बीच एक विशाल रेगिस्तानी इलाका है। सिंध पाकिस्तान में शामिल हो गया और कच्छ भारत का हिस्सा, लेकिन सीमा तय नहीं हो सकी।
पाकिस्तान ने इसे समुद्र का हिस्सा मानकर बीच से सीमा खींचने की दलील दी, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत खाड़ियों का बंटवारा बीच में खींची काल्पनिक रेखा से होता है, जबकि भारत ने ब्रिटिश काल के नक्शों, गजेटियर्स और प्रशासनिक दस्तावेजों से साबित किया कि कच्छ का रण भारतीय क्षेत्र था, न कि किसी समुद्र का हिस्सा। अतीत से यहाँ कई संस्कृतियों की वसावट रही जो समुद्र के क्षेत्र के लिए स्वाभाविक नहीं है। 50 के दशक में इस क्षेत्र में छुटपुट सैन्य कार्रवाइयाँ होती रहीं। इसके बाद भारत ने एयर स्ट्रिप, सड़कों और सुरक्षात्मक बांध बनाकर क्षेत्र को मजबूत किया। इसी बीच पाकिस्तान के विदेश मंत्री जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 1963 में चीन से करीबी रिश्ते बनाए और बीजिंग तक एक हवाई मार्ग भी खोला। अमेरिका को निश्चित तौर पर यह पसंद नहीं आया, लेकिन पाकिस्तान ने चीन को संतुलन साधने का साधन माना। चीन ने 1965 और 1971 के युद्धों में हस्तक्षेप नहीं किया, पर धीरे धीरे पाकिस्तान उनका अहम सहयोगी बन गया। इसी बीच नेहरू की 1964 में मृत्यु के बाद लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने और दूसरी तरफ जनवरी 1965 में पाकिस्तान ने कंजार कोट क्षेत्र में घुसपैठ की और फरवरी में तोपों से हमला कर 20 मील क्षेत्र पर कब्जा भी कर लिया। भारत ने इसका जवाब सीआरपीएफ के सरदार पोस्ट से दिया। मेजर के सुंदर जी ने कंजार कोट पर कब्जे की सलाह दी, पर सरकार ने मामला संयुक्त राष्ट्र और पाकिस्तान को विरोध दर्ज कराकर एक शांतिपूर्ण रास्ता अपनाया। इसके बावजूद दोनों तरफ से गोलीबारी होती रही। इसी बीच पाकिस्तानी सेना ने डेजर्ट हॉक ऑपरेशन चलाकर सरदार पोस्ट पर हमला किया, लेकिन भारतीय सेना ने उसे नाकाम कर दिया। रण कच्छ की यह टकराहट 1965 के बड़े युद्ध की प्रस्तावना बनी। 1965 में कच्छ का रण विवाद तेजी से बड़ा मोड़ लेने लगा। पाकिस्तान ने अमेरिका से मिले नए हथियार और पैटर्न टैंक के बल पर टिक्का खान की योजना डेजर्ट हॉक 3 से भारतीय सेना को परखने की कोशिश की। अप्रैल के आखिर तक उसने भारी नुकसान झेलकर भी छठ बेट का सीरा बेट और फिर ब्यार बेट पर कब्जा कर रक्षा मजबूत की। भारत ने इसे केवल सीमा झड़प नहीं समझा। 26 अप्रैल को रक्षा मंत्री वाई चौहान ने संसद में घोषणा की कि सेना को पूरी तरह तैयार रखा जाए और छुट्टियां रोक दी जाएं। पाकिस्तान सेना प्रमुख जनरल मोहम्मद मूसा ने भी 12 घंटे की अलर्ट स्थिति को जारी कर दिया। टिक्का ने चंगेज़ फोर्स तैयार कर भारतीय जवाबी हमले की आशंका से बचाव किया। पाकिस्तानी प्रेस ने टिक्का को रावलपिंडी का हीरो कहा, वही हीरो जिसे बाद में 1971 में पूर्वी पाकिस्तान में उनके ऑपरेशन सर्चलाइट ने उन्हें बांग्लादेश का कसाई बना दिया। कच्छ के रण में तनाव से दुनिया चिंतित हो गई। सामान्यतः अमेरिका सुलह कराता, लेकिन राष्ट्रपति लिंडन जॉनसन वियतनाम युद्ध में उलझे हुए थे। वे दोनों देशों को सैन्य खर्च कम करके कृषि मजबूत करने के लिए हर साल $50 मिलियन दे रहे थे, पर भारत ने सोवियत संघ से मिग उत्पादन का समझौता किया और पाकिस्तान चीन के और करीब आ गया। उसी समय भारत और पाकिस्तान दोनों खाद्य संकट से जूझ रहे थे। अमेरिका का PL 480 गेहूँ आयात दोनों देशों को राहत ज़रूर दे रहा था, पर जॉनसन ने इसे दबाव के हथियार की तरह भी इस्तेमाल किया था। इसी बीच ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हेराल्ड विल्सन ने मध्यस्थता की। 28 अप्रैल से शुरू वार्ता के बाद 30 जून 1965 को युद्ध विराम हुआ और विवाद को अंतर्राष्ट्रीय पंचायत में भेजने पर सहमति बनी, लेकिन भारत में इसे हार माना गया। अगस्त की संसद बहस में शास्त्री ने माना कि उन्होंने जोखिम लिया है। फरवरी 1968 की पंचायत में 90% क्षेत्र भारत को और 10% क्षेत्र पाकिस्तान को दिया गया। युद्ध विराम के बाद भी पाकिस्तान ने मुजाहिदों और सैनिकों को सिविल कपड़ों में भेजकर घुसपैठ जारी रखी। वो चाहता था कि भारत की सेना कश्मीर से हटकर कच्छ में फंस जाए और उसी बीच ऑपरेशन जिब्राल्टर से कश्मीर में घुसपैठ बनाई जाए। भारत पाक की स्थायी सिंधु आयोग बैठक जो 21 मई 1965 को हुई, बैठक में पाकिस्तान ने भारत के प्रतिनिधियों को लाहौर जाने से रोक दिया। ये सब दिखाता है कि युद्ध विराम केवल औपचारिक था। 1965 के युद्ध की जड़ें अयूब खान और भुट्टो की उस महत्वाकांक्षी योजना में थीं, जिसमें पाकिस्तान ने सोचा था कि भारत की आंतरिक कमजोरी और नेहरू के बाद की राजनीतिक अस्थिरता का फ़ायदा उठाकर कश्मीर को अपने नियंत्रण में ले लिया जाए। भुट्टो ने अयूब को भरोसा दिलाया कि कश्मीर की जनता पाकिस्तानी घुसपैठियों का साथ देगी और सेना की रणनीति से भारत को अचानक चौंकाया जा सकेगा। इसी सोच से ऑपरेशन जिब्राल्टर शुरू हुआ।
इस योजना के तहत अगस्त 1965 में लगभग 30,000 मुजाहिद और सैनिक सिविल कपड़ों में सीमा पार कर कश्मीर पहुंचे। उनका मकसद रेडियो स्टेशन, हवाई अड्डे और प्रशासनिक ढांचे पर कब्जा कर लोगों को विद्रोह के लिए प्रेरित करना था। लेकिन वास्तविकता उम्मीद से बिल्कुल अलग रही। स्थानीय जनता ने सहयोग नहीं किया, बल्कि कई जगह भारतीय प्रशासन को इसकी सूचना दी। भारतीय सेना ने तुरंत कार्रवाई की और धीरे धीरे स्थिति अपने पक्ष में कर ली। तितवाल, कारगिल, कुपवाड़ा जैसे इलाकों में भारतीय सेना ने घुसपैठियों को बाहर धकेला। सबसे अहम सफलता तब मिली जब एक पैरा ने 28 अगस्त को हाजी पीर दर्रा जीत लिया। ये दर्रा पाकिस्तान में घुसपैठ रोकने की रणनीतिक चाबी थी। जिब्राल्टर योजना विफल होने के बाद ही पाकिस्तान ने ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम शुरू किया। 1 सितंबर को उसने टैंकों और तोपों से अखनूर की ओर तेज़ी से हमला किया। अखनूर पर कब्ज़ा मिल जाने से जम्मू कश्मीर की ज़मीनी संपर्क भारत से कट सकता था। शुरुआती झटकों में भारतीय सेना दबाव में आई, लेकिन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने दिल्ली में कैबिनेट की बैठक कर निर्णायक फैसला लिया। अगर पाकिस्तान केवल कश्मीर मोर्चे पर हमला करेगा तो भारत पूरे अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जवाब देगा। ये निर्णय पाकिस्तान की अपेक्षा से बिल्कुल विपरीत था। 6 सितंबर 1965 की सुबह भारतीय सेना ने लाहौर सेक्टर में 3 दिशाओं से आक्रमण किया। भारतीय टैंक और पैदल सेना लाहौर के बाहरी इलाकों तक पहुंच गई। उसी दिन अयूब खान ने रेडियो पर देश को आपातकाल लागू करने की घोषणा दी और इसे सत्य और इस्लाम की जंग बताया। अगले दिनों में उत्तम, खेमकरण और सियालकोट सेक्टर में भीषण लड़ाइयाँ हुई। खासकर चविंडा में टैंकों की लड़ाई द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की सबसे बड़ी लड़ाई मानी गई। युद्ध 17 दिन चला। भारत ने लगभग 1920 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर कब्जा किया, जबकि पाकिस्तान के कब्जे में केवल 540 वर्ग किलोमीटर आया। दोनों देशों को काफ़ी जनधन की हानि भी हुई। 20 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने युद्ध विराम का प्रस्ताव 211 पारित किया और 23 सितंबर को दोनों देश युद्ध विराम पर राजी हो गए। हालांकि सीमाओं पर छिटपुट गोलीबारी और उल्लंघन के आरोप चलते रहे। इस युद्ध का असर केवल सीमाओं तक सीमित नहीं था। पाकिस्तान में पश्चिम और पूर्व यानी कि बंगाल से सटे पाकिस्तान के बीच दूरी और गहरी हो गई। पश्चिम पाकिस्तान में सिंचाई परियोजना और औद्योगिक निवेश हुआ, जबकि पूर्वी पाकिस्तान में जल विवाद, खासकर की फरक्का बांध और पूर्वी पाकिस्तान की उपेक्षा का गुस्सा बढ़ता गया। ढाका के अखबारों ने साफ लिखा, पूर्व के लिए गंगा का पानी कश्मीर से भी ज़्यादा अहम है। राजनीतिक स्तर पर भुट्टो की भूमिका बहुत अहम थी। संयुक्त राष्ट्र ने उन्होंने बेहद आक्रामक भाषण दिया, भारत पर कब्जे का आरोप लगाया और कहा कि पाकिस्तान 1000 साल तक लड़ सकता है। युद्ध के बाद उन्होंने अयूब खान से दूरी बना ली और 1967-68 में अपनी पार्टी की नींव रखी। आगे चलकर 1971 में युद्ध में भी वही भारत विरोधी रुख वो अपनाते रहे। दूसरी तरफ भारत की संसद में जनता युद्ध विराम पर बट गई। कुछ नेताओं को लगा कि शास्त्री को जीत के लिए युद्ध और आगे बढ़ाना चाहिए था, लेकिन सेना के अध्यक्ष JN चौधरी ने गोला बारूद और टैंकों की कमी का हवाला देकर युद्ध को रोकने की सलाह दी। युद्ध के बाद सोवियत संघ ने मध्यस्थता का प्रस्ताव दिया और कौसिगिन की पहल पर जनवरी 1966 में ताशकंद सम्मेलन हुआ। 10 जनवरी को शास्त्री और अयूब खान ने समझौता किया कि दोनों सेनाएं 5 अगस्त 1965 से पहले की स्थिति में लौटेंगी। आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं होगा और बल प्रयोग से बचा जाएगा। ये सोवियत कूटनीति की एक बड़ी जीत थी। पाकिस्तान ने इसे जनता के सामने धोखा बताया और कहा कि कश्मीर की लड़ाई जारी रहेगी। 11 जनवरी 1966 की रात ताशकंद में ही शास्त्री का अचानक निधन हो गया। उनका शव तिरंगे में लिपटकर भारत आया। अयूब और कौसिगन ने कंधा दिया। युद्ध ने भारत को आत्मविश्वास दिया, पाकिस्तान को झटका पहुंचाया, पर कश्मीर विवाद जस का तस रहा। 1965 के युद्ध के तुरंत बाद भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि की व्याख्या को लेकर विवाद उठ खड़ा हुआ। पाकिस्तान ने आरोप लगाया कि भारत ने अनुच्छेद 1 की धारा 7 के तहत 21 सितंबर से 10 अप्रैल तक सेंट्रल बारी दोआब यानी कि CBD नहरों के लिए पानी नहीं दिया। भारत ने कहा कि पाकिस्तान ने इस साल कोई इंटेंट यानी कि अनुरोध पत्र नहीं भेजा, जो कि संधि में तय था।
जबकि पहले वो इसको हमेशा भेजता था, इसलिए पानी रोका गया। पाकिस्तान ने फिर अस्थायी रूप से अपना बचा हुआ हिस्सा रावी नदी में छोड़ने का अनुरोध किया, लेकिन भारत ने ये कहते हुए मना कर दिया कि ऐसा कोई अस्थायी प्रावधान नहीं है। पाकिस्तान ने विश्व बैंक से भी पर्यवेक्षक भेजने की मांग की, पर भारत ने कहा कि मतभेदों को पहले परमानेंट इंडस कमीशन में सुलझाना चाहिए। अंततः पाकिस्तान ने इंटेंट दिए और 31 जनवरी 1966 को पानी बहाल हो गया, लेकिन पाकिस्तान ने बार बार भारत पर पानी रुकने का आरोप लगाना जारी रखा। सितंबर अक्टूबर 1966 की 21वीं पीआईसी की बैठक में पाकिस्तान ने 1965-66 के पानी के नुकसान के लिए वित्तीय मुआवजा की मांग भी की। चर्चा आर्टिकल 9 यानी कि सेटलमेंट ऑफ डिफरेंसेस एंड डिप्यूट्स पर केंद्रित रही। यहाँ कई सारे अनसुलझे सवाल थे। सवाल कि क्या पीआईसी खुद फैसले ले सकता है या सदस्य अपनी सरकारों का सिर्फ पक्ष रखते हैं? क्या मुआवजे की मांग मान्य है और क्या एक दूसरे के डेटा की मांग भी की जा सकती है? जनवरी 1967 में 22वीं पीआईसी की बैठक में सहमति नहीं बनी और विवाद और ज़्यादा गहरा गया। 1967 से उठे सवाल को 1970 से 76 के बीच 4 दौरों की बातचीत से सुलझाया गया। तय हुआ कि अगर मुआवजे का दावा करना हो तो उसे कमीशन में दर्ज किया जा सकता है और डाटा सूचना साझा करना दोनों पक्षों की सहमति से अनिवार्य होगा। साथ ही ये भी स्पष्ट हुआ कि दोनों कमिश्नर अपनी अपनी सरकारों की प्रतिनिधि हैं और उनके सहमत समाधान सरकारों पर बाध्यकारी हों। इंडस वाटर ट्रीटी को अब 10 साल हो चुके थे। 31 मार्च 1970 को संधि का संक्रमण काल खत्म हो चुका था और भारत को रावी, व्यास और सतलुज का पूर्ण अधिकार मिल गया। भारत ने पाकिस्तान को बांधों और नहरों के निर्माण हेतु वित्तीय योगदान का आखिरी किश्त भी चुका दिया। इसके बाद भारत का ध्यान पश्चिमी नदियों पर गया। दरअसल भारत को इन पश्चिमी नदियों पर घरेलू इस्तेमाल, सिंचाई की सीमित सुविधा और रन ऑफ द रिवर पनबिजली परियोजनाएं बनाने की छूट है, बशर्ते कि पानी का प्राकृतिक बहाव बाधित ना हो और पाकिस्तान की आपूर्ति प्रभावित ना हो। भारत ने चिनाब पर सलाल परियोजना की डिज़ाइन पाकिस्तान को भेजी, जिस पर बाद में विवाद हुआ। इसी दौरान पाकिस्तान ने मंगला और तरबिला बांध पूरे कर लिए थे। 1975-77 के आपातकाल के बाद जनता पार्टी सत्ता में आई और प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने सच्चे गुटनिरपेक्षता और पड़ोसी मित्रता पर जोर दिया। विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 1978 में पाकिस्तान यात्रा तय हुई। इस बीच कश्मीर में शेख अब्दुल्ला 1975 में इंदिरा शेख समझौते के बाद मुख्यमंत्री बने और स्वतंत्र कश्मीर या जनमत संग्रह की मांग छोड़कर भारतीय संविधान के भीतर काम करने को राज़ी हुए। दिलचस्प बात ये रही कि 1964 में पाकिस्तान जाकर भारत पाक कश्मीर महासंघ जैसे अजीब योजना की बात भी कर चुके थे, जिसे अयूब खान ने ठुकरा दिया था। 1978 में अब्दुल्ला ने देसाई को पत्र लिखकर झेलम पर बैराज बनाने का सुझाव दिया, क्योंकि इसमें सर्दियों में पानी काफ़ी घट जाता था। उन्होंने लिखा कि वूलर झील के नीचे एक बैराज बनाना सस्ता और पाकिस्तान के लिए भी लाभकारी होगा, क्योंकि मंगला बांध को भी अतिरिक्त पानी मिलेगा। लेकिन ये प्रस्ताव आधिकारिक स्तर पर पाकिस्तान में चर्चा में नहीं आया। 1984 में जम्मू कश्मीर सरकार ने चुपचाप तुलबुल परियोजना शुरू की, पर 1986 में पाकिस्तान को पता चल गया और उसने इसे वूलर बैराज कहकर इसका विरोध करना शुरू कर दिया। पाकिस्तानी विदेश सचिव अब्दुल सत्तार ने भारत के उच्चायुक्त SK सिंह को कड़ा मेमो दिया और इस संधि का उल्लंघन बताया। 1987 से 1991 तक 7 दौर की वार्ताएं हुईं और मसौदा समझौता भी बना। मजबूर भारत को स्टोरेज घटाना पड़ा। आतंकवाद और बिगड़ते रिश्तों के कारण समझौता लागू नहीं हो सका और यहाँ काम 1986 से रुका हुआ है। 1997 में प्रधानमंत्री I.K. गुजराल और नवाज शरीफ ने कंपोजिट डायलॉग शुरू किया, जिसमें तुलबुल परियोजना भी शामिल थी, पर 2011 तक कोई प्रगति नहीं हुई। इस बीच 2005 में पाकिस्तान ने पहली बार किसी विवाद को विश्व बैंक के न्यूट्रल एक्सपर्ट के पास ले जाकर बगलिहार बांध का मुद्दा उठाया। पाकिस्तान ने कहा कि डैम का डिज़ाइन संधि के खिलाफ है, खासकर लो लेवल आउटलेट्स और गेटेड स्लिपवे यानी निचले स्तर पर बने निकास द्वार, क्योंकि भारत इनके ज़रिए जानबूझकर पानी रोक सकता है। भारत ने जवाब दिया
कि ये तकनीकी तौर पर ज़रूरी है ताकि सिल्ट और तलछट यानी कि सेडिमेंट्स को साफ़ करा जा सके, वरना डैम बेकार हो जाएंगे। पाकिस्तान चाहता था कि आउटलेट सिर्फ ऊपर हों ताकि भारत फ्लशिंग न कर सके, ताकि भारत का तलछट समस्याओं से जूझे और ऊपर का ज़्यादा पानी पाकिस्तान को प्रभावित होकर मिले। भारत ने कहा कि डिज़ाइन संधि के मुताबिक है, पर पाकिस्तान ने दावा किया कि उसे पानी की कमी होगी और कृषि प्रभावित होगी। उसने अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाने की कोशिश भी की। विश्व बैंक ने स्विस विशेषज्ञ रीमंड लॉपेट को नियुक्त किया। 18 महीनों की जांच और बैठकों के बाद उसने भारत के पक्ष में फैसला दिया कि बगलिहार का डिज़ाइन संधि के अनुरूप है और गेटवे स्लिपवे ज़रूरी हैं। रेमंड लॉफेट ने सिल्ट और तलछट की समस्या को अप्रत्याशित आपात स्थिति माना और आउटलेट्स की अनुमति दी। पाकिस्तान ने इसे गलत व्याख्या कहा क्योंकि तलछट तो सिंधु बेसिन की सदियों पुरानी वास्तविकता थी। नतीजा ये हुआ कि भारत को सिर्फ एक छोटी सी रियायत देनी पड़ी। डैम का जलाशय 37.5 मिलियन क्यूबिक मीटर से घटाकर 32.56 मिलियन करना पड़ा। फरवरी 2007 के फैसले ने साफ कर दिया कि संधि भारत को आधुनिक तकनीक अपनाने से नहीं रोकती। भारत के लिए तकनीकी विजय थी और उसने तुरंत झेलम पर किशन गंगा प्रोजेक्ट 2007 में शुरू कर दिया। ये रन ऑफ द रिवर योजना थी जो संधि की शर्तों के मुताबिक थी, पर पाकिस्तान ने दावा किया कि इससे नदी का रुख बदल सकता है और नीचे का पानी स्तर घट रहा है। लेकिन अतीत के विपरीत अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की जटिलता कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन पर हावी हो गई और इसके संगठन से ही फैसले भारत के विपरीत आने लगे। पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा भाषण और दूसरे देशों की धूर्त आकांक्षा ने इसे तटस्थ नहीं रहने दिया। 2010 में पाकिस्तान ने किशन गंगा प्रोजेक्ट को कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में ले गया। 2013 में कोर्ट ने आंशिक फैसला दिया। भारत को बिजली उत्पादन के लिए पानी मोड़ने का अधिकार मिला, लेकिन रिजर्वायर का स्तर तलछट निकासी के लिए घटाने को रोका गया। दिसंबर 2013 में कोर्ट ने पर्यावरणीय बहाव का मुद्दा उठाया और भारत को न्यूनतम 9 क्यूसेक पानी छोड़ने को कहा, जो भारत की योजना से दोगुना था। भारत ने इस फैसले की चुनौती दी, लेकिन वो खारिज हो गई। इसके बाद भी भारत ने डैम की ऊंचाई घटाकर काम तेज कर दिया। 2016 में पाकिस्तान ने किशन गंगा और रातले प्रोजेक्ट पर भी अपनी आपत्ति और मामला विश्व बैंक तक पहुंचाया। बैंक ने न्यूट्रल एक्सपर्ट और आर्बिट्रेशन दोनों प्रक्रियाएं शुरू की, लेकिन गतिरोध बना रहा। भारत ने काम जारी रखा और मई 2018 में वर्तमान प्रधानमंत्री ने किशन गंगा प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया और 1000 मेगावाट के पाकलडुल प्रोजेक्ट की भी नींव रखी। किशन गंगा डैम नियंत्रण रेखा से कुछ ही मीटर दूर बना और सालाना 1713 मिलियन यूनिट बिजली देने का लक्ष्य रखा गया। सितंबर 2016 में उरी आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री ने साफ संदेश दिया, खून और पानी साथ साथ नहीं बह सकते। भारत ने परमानेंट इंडस कमीशन की सालाना बैठक रोक दी। इसके जवाब में पाकिस्तान के विदेश सलाहकार सरताज अजीज़ ने चेतावनी दी कि अगर भारत पानी रोकेगा तो युद्ध की कार्रवाई मानी जाएगी। इस तरह पानी भारत पाकिस्तान विवाद का नया और ख़तरनाक मोर्चा बन गया। अभी तक हमने जो कुछ डिस्कस किया, अगर सारगर्भित रूप से इस समस्या को समझाया जाए तो बात कुछ इस तरह कही जाएगी। भारत पाकिस्तान बंटवारे के बाद सिंधु बेसिन भी विभाजित हुआ और 1960 की सिंधु जल संधि ने नदियों को बांटा। वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता में बनी इस संधि ने तकनीकी और राजनीतिक संतुलन दोनों साधने की कोशिश की। पूर्वी नदियां यानी कि रावी, सतलज, ब्यास भारत को मिली और पश्चिमी नदियां यानी कि सिंधु, झेलम, चिनाब पाकिस्तान को। लेकिन भारत को इन पश्चिमी नदियों पर भी सीमित सिंचाई और जल विद्युत परियोजनाओं का अधिकार रहा, बशर्ते पाकिस्तान का पानी रोका ना जाए या फिर कम ना हो। इस संधि में मोटे तौर पर इन संस्थाओं का प्रावधान था। पहला, डेटा एक्सचेंज। दूसरा, दोनों देशों के वार्तालाप के लिए एक प्लेटफॉर्म यानी कि परमानेंट इंडस कमीशन। और तीसरा, डिस्प्यूट सेटलमेंट यानी कि अनुच्छेद 9। ख़ास बात ये थी कि इनमें कोई एग्ज़िट क्लॉज नहीं था, यानी हमें अनिश्चितकाल तक इसे मानना अनिवार्य है। लेकिन समय के साथ पाकिस्तान ने अनुच्छेद 9 का इस्तेमाल भारत की परियोजनाओं को रोकने और विवाद अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक ले जाने में किया।
भारत चाहता है कि विवादों का हल न्यूट्रल एक्सपर्ट से हो, क्योंकि वह तकनीकी मुद्दों जैसे डिज़ाइन, आउटलेट्स, पनबिजली प्रोजेक्ट की बारीकियों पर जल्दी और सीमित दायरे में फैसले देता है। इससे मामला अंतर्राष्ट्रीय विवाद का नहीं बनता। दूसरा कि कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के चलते तटस्थ नहीं है। स्वाभाविक तौर पर इसका गठन में भारत की आकांक्षा के विपरीत हुआ था। पाकिस्तान चाहता है कि कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में जाए, क्योंकि वहाँ राजनीतिक और कानूनी पहलू भी देखे जाते हैं। इससे पाकिस्तान को भारत पर दबाव बनाने और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाने का मौका मिलता है। जबकि हकीकत ये है कि सिंधु बेसिन का लगभग 65% हिस्सा पाकिस्तान के कब्ज़े में या नियंत्रण में है और पानी का बड़ा हिस्सा वहीं पैदा होता है। इसके बावजूद पाकिस्तान ने भारत को ऊपरी निर्मम तटीय देश बताकर अपनी नाजुक छवि गढ़ी। जब भारत की ओर से निराशा बढ़ती गई तो जनवरी 2023 में भारत ने पाकिस्तान से संधि को नए सिरे से देखने का आग्रह किया, लेकिन पाकिस्तान ने इसका जवाब नहीं दिया। 30 अगस्त 2024 को भारत ने अनुच्छेद 12 का हवाला देकर औपचारिक नोटिस दिया। इसके बाद स्थायी सिंधु आयोग की बैठकें ठप हो गईं और बातचीत सचिव स्तर तक जारी रही। भारत का तर्क था कि बदलती आबादी, स्वच्छ ऊर्जा के लिए जल विद्युत की ज़रूरत और राष्ट्रीय सुरक्षा, ख़ासतौर पर जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकवाद का कारण, अब पुराने ढांचों को अप्रासंगिक बना चुके हैं। भारत की कई परियोजनाएं जैसे सलाल, तुलबुल, बगलिहार, किशनगंगा और रतले पाकिस्तान की आपत्तियों से अटकी रही हैं। 11,406 मेगावाट क्षमता से भी भारत केवल 3,034 मेगावाट का ही उपयोग कर पाया है और पश्चिमी नदियों का 3.6 MAF की अनुमत भंडारण क्षमता में सिर्फ 0.797 MAF ही हासिल हुआ है। 20 जनवरी 1925 को वर्ल्ड बैंक नियुक्त न्यूट्रल एक्सपर्ट माइकल लेनो ने किशनगंगा और रतले विवादों पर सुनवाई की पुष्टि की। भारत ने इसका स्वागत किया, लेकिन समानांतर शुरू हुई कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन को अवैध बताया। भारत का विश्वास है कि न्यूट्रल एक्सपर्ट का फैसला जैसे डिज़ाइन और गेटेड स्लिपवे भारत के पक्ष में होगा और इससे लगभग 7,000 मेगावाट की क्षमता खुलेगी। हालांकि 22 अप्रैल 2025 को पहलगांव में आतंकी हमले से 26 पर्यटक मारे गए। इसके बाद भारत ने पाकिस्तान पर आतंकवाद को बढ़ावा देने और बातचीत से इनकार करने का आरोप लगाकर संधि को स्थगन में डाल दिया। भारत ने साफ कहा कि संधि का आधार आपसी सद्भाव और गुड फेथ है, जो पाकिस्तान ने तोड़ा है। ये कदम पहले की तुलना में कहीं अधिक कठोर था। 2016 में उरी हमले और 2019 में पुलवामा हमले में भारत ने सैन्य जवाब जरूर दिया था, लेकिन संधि को नहीं छुआ था। तब भारत ने कहा था, खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता, और अधिकतम स्थायी सिंधु आयोग की बैठकें वो टालता गया था। अब भारत सरकार का रुख बदल चुका है। पीएम ने सार्वजनिक रूप से कहा कि पहले भारत का पानी बाहर जाता था, लेकिन अब ये पानी भारत के हक में बहेगा और भारतवासियों के काम आएगा। ये संकेत है कि भारत अब अपनी जल क्षमता पूरी तरह इस्तेमाल करेगा। पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि सिंधु जल कृषि पर निर्भर उसकी 80% इरीगेटेड लैंड और लगभग 1/4 GDP का सहारा है। पाकिस्तान अब इसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाने और भारत को आक्रामक दिखाने की कोशिश करेगा, मगर भारत चाहता है कि शिकायत तंत्र सुधारा जाए, तकनीकी प्रावधान अपडेट हों और पाकिस्तान की बार बार की अड़चनें रोकी जाएं। संधि का जन्म भी बंटवारे और दुश्मनी की पृष्ठभूमि में हुआ था और आज इतिहास फिर उसी मोड़ पर लौटता दिख रहा है। इंजीनियरिंग, राजनीति और शक्ति का संगम सिंधु बेसिन को एक बार फिर से एशियाई भू राजनीति का केंद्र बना रहा है।